आगे आ जाओ यार सब लोग, अभी तो कितने कम लोग हैं वैसे ही। और बिल्कुल आगे आ जाओ, सो लेट्स टॉक लाइक फ्रेंड्स, राइट। अच्छा, कितने लोग हैं जो प्रीलिम्स में अपीयर नहीं हो रहे हैं? एंड हाउ मेनी पीपल हैव एनी सॉर्ट ऑफ इशू विद लिटिल बिट ऑफ हिंदी? एवरीबडी इज राइट विद मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ओके, ठीक है। तो ओनली 2 people आर नॉट अपीयरिंग इन प्रीलिम्स and rest of are appearing in prelims, right? How many days are remaining? 75, okay. अब देखो प्रीलिम्स में क्या होता है, एक्चुअली प्रीलिम्स is thought of a game of being good in knowledge, particularly facts, being good in cramming things. तो हमें क्या लगता है कि रट्टा मार सकते हैं तो प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज अ फॉली, ऐसा नहीं होता है। हाउ वी विल वर्क ऑन दैट, थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि एक्चुअली प्रीलिम्स के पेपर को डील कैसे करना है, हाउ टू मैनेज अवर टाइम, हाउ टू मैनेज द क्वेश्चंस, हाउ टू लिसन द इनर वॉइस। यूजुअली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, सो यू मस्ट बी गेटिंग कि वी आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, बट इन other 2 options which one to choose, that's a tough question. So we will precisely work on that how to take that call. Now understand, suppose UPSC is asking that capital of India is or has been, and one option is Delhi, another is Indraprasth. Now you will be confused that Delhi is Indraprasth. So here UPSC is trying to test your aptitude, can you understand the context behind the question. They are asking for India at large, okay. So for most of the time Delhi has been the capital, Indraprasth was the capital in the time of Mahabharatas and all that, and even it is not very much factually established, so definitely you have to take at Delhi. So we are getting a message that it's not about the test of a fact, it's about understanding the context of the fact. अब जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एक, दैट context was difference in IVC and Vedic civilization. Have you seen last year prelims paper? कोई बात नहीं, देखो ऐसे आया हुआ था क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऐसा था जो मतलब सही करने वाला था। ऐसे था कि व्हाट आर द डिफरेंस इन वैदिक सिविलाइजेशन एंड इंडस सिविलाइजेशन, राइट। फिर 3-4 डिफरेंसेस दिए हुए थे कि वैदिक में ये होता है, इंडस में ये होता है, वैदिक में ये होता है, इंडस में। एक ऑप्शन दिया हुआ था दैट इन इंडस सिविलाइजेशन हॉर्स वाज बीइंग यूज्ड, ओके। अब कई लोगों ने बोला कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कहीं पे हॉर्स की हड्डी मिली हुई है, कोई कह रहा है कि वो एक जगह पे हरियाणा में एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ पर हॉर्स की मूर्ति बनी मिली हुई है। सो दे सेड कि इट्स ओके, हॉर्स वाज बीइंग यूज्ड इन इंडस वैली, बट दे मिस्ड द कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट इज द डिफरेंस इन इंडस वैली एंड वैदिक सिविलाइजेशन. सो जहां पर आपको एक डाउटफुल फैक्ट है कि हॉर्स था कि नहीं था, और ऑलरेडी कंटेक्स्ट दिया गया है कि डिफरेंस ढूंढना है इंडस वैली और वैदिक में, इट मीन्स दैट यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू मेक अ डिसीजन दैट आई विल चूज दैट हॉर्स वाज नॉट देयर, ठीक है। और वही सही था, हमें ये मान के चलना था कि हॉर्स वहां प्रेजेंट नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अभी, चलो अभी सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज को। अब देखो, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इन 2015, सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन ऑन
around 17th May 2015 and I had my prelims on 3rd of August 2015, 23rd of August 2015. So I had a span of 80-90 days. तो कई लोगों ने बोला एक साल पढ़ो फिर अगला प्रीलिम्स देना, बट देन आई मेड वन स्ट्रेटजी. आई हैड अ गुड फ्रेंड हु बिकेम एन IAS लेटर ऑन. तो उसने जो मुझे स्ट्रेटजी बताई कैसे हम 70-80 दिन में चीज़ों को कवर कर सकते हैं और एटलीस्ट एक बहुत अच्छा एफर्ट दे सकते हैं प्रीलिम्स के लिए. ओके, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. आगे आ जाओ, इतना पीछे पीछे मतलब सी. सबसे पहला होता है स्कोर टारगेटिंग. दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हाउ मच स्कोर एक्चुअली यू वांट टू मेक देयर. अब 200 में 200 लाने की जरूरत नहीं है, ना ला सकते हो. 170 भी लाना बहुत मुश्किल है. इन माई सेकेंड अटेम्प्ट इन विच आई गॉट IPS, इन दैट आई गॉट अराउंड 152 मार्क्स इन प्रीलिम्स. मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कभी दोबारा आएंगे, मतलब अगर देना पड़ा तो. ठीक है, स्कोर टारगेटिंग कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल. देखो 2015 में कट ऑफ कितना था? 2015 में कट ऑफ था अराउंड 114, 115 ऐसे ही कुछ था. हाँ नहीं, और कम था, 110 के आसपास था. ठीक है, फिर इसका डेटा भी होगा मेरे पास. हाँ 107 के आसपास था 2015 में. ठीक है, 2016 में थोड़ा सा लिबरल पेपर आया, कट ऑफ बढ़े, 115 के आसपास पहुंच गया. अगेन थोड़ा सा टफ पेपर आया इस बार 2017 में, कट ऑफ फिर स्लम्प हुए, कट ऑफ आ गए अराउंड 109, 108. अभी तो उसका एग्जैक्ट डेटा आया नहीं है UPSC से. लेकिन इस साल क्या होने जा रहा है? 30% वैकेंसीज हैव श्रंक, राइट? अर्लियर we used to have 1100 vacancies, 1078. Now we have some 700 odd vacancies. So if 30% vacancies have shrunk, cutoff is bound to increase by at least 3 to 4 marks, right? यहाँ तक समझ गए? जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो कंसेप्चुअल बोल देना, मतलब it's not a teacher student relation, it's a one senior friend talking to you. Okay, so we can, even if the paper is of this nature, 110 type वाला, 115 type वाला, we can understand that cutoff may suit up to 120 marks this time. क्योंकि UPSC कहता है एक बार कठिन आता है, एक बार सरल आता है, एक बार कठिन आता है, एक बार थोड़ा सा सरल आता है. तो इस बार कठिन आ चुका है, दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा लिबरल मार्किंग होगी, थोड़ा सा पेपर के कट ऑफ बहुत एक्सपेंडेड रहेंगे, लोग ज़्यादा स्कोर करेंगे, राइट? So 120 is the golden number you are getting. This will be the cutoff. But again, you don't want to have a score which is directly imposing with cutoff only. 120 लाओगे तो अगले एक महीने परेशान रहोगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? अब देखते हैं इसमें क्या कैसे टारगेटिंग करनी चाहिए. थोड़ी सी एरर्स आती रहती हैं. 120 मार्क्स तो तुम्हें लाने ही हैं. अब अराउंड 3 से 4 नंबर का तो तुम मार्जिन रखना चाहोगे, राइट? कि मैं कंफर्टेबली कट ऑफ क्लियर करूं. तो 120 प्लस 4, 124 मान लिया, ठीक? और आपने इतनी टेस्ट सीरीज सॉल्व की होंगी, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नो मैटर हाउ एफिशिएंट यू आर, यूजुअली 90% पीपल मेक अ एरर ऑफ फिलिंग वन रॉन्ग ब्लॉक इन दी होल आंसर शीट. कोई एक गोला गलत भर जाता है, ऊपर नीचे भर जाएगा, सी डीम भर जाएगा, या दोनों भर जाएंगे. ये एक गोला गलत हमेशा होता है, तो इस एरर को हमेशा काउंट कर लो. तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया. वन क्वेश्चन मीन्स 2 marks of that question and 0.33 which will be negative because of that. 2.33 is this. हाँ, ये तो मार्किंग एरर हो गई. Guessed questions. Even if you are guessing a question with 200% efficiency, if you have guessed 4 or 5 such sort of question, at least 2 are bound to be wrong. Okay, इतनी probability तो रहेगी ना. तो 2 क्वेश्चंस वो गलत हो जाते हैं, ये मान के चलते हैं. तो 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स अगेन एंड 0.66 मार्क्स. 0.66 क्यों? 0.66 तो इसी के हो जाएंगे, 2.66 हो गया, ठीक है. फिर अराउंड 5 मार्क्स उसके हटा लो. एक एरर होती है डाउटफुल क्वेश्चंस की, और ये हमेशा होती है.
जैसे एक क्वेश्चन आया था 15 में कि हु अपॉइंट्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट। अब चीफ सेक्रेटरी आईएएस होता है, पहला ऑप्शन था प्रेसिडेंट, तो ऑब्वियसली आईएएस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आपका जो जब आएगा आपके घर में लेटर, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, उसमें लिखा होगा कि प्रेसिडेंट की तरफ से आया है, ठीक। सेकंड ऑप्शन दिया था गवर्नर। चीफ सेक्रेटरी इज अ स्टेट ब्यूरोक्रेट ऑल्सो, इट्स अ पोस्ट इन स्टेट ब्यूरोक्रेसी, तो तुम्हें लगेगा गवर्नर भी सही है भाई, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था पीएम, चलो पीएम तो तुम हटा लोगे, एलिमिनेट कर दोगे। फोर्थ था सीएम। अब इसका क्या आंसर होगा? इट शुड बी सीएम, राइट। लेकिन कंसेप्चुअली अगर आप सोचें तो बहुत लोग गवर्नर प्रेसिडेंट मार के आए, एंड यू कांट से दैट दे वर 100% रॉन्ग। तो इनको डाउटफुल क्वेश्चंस बोलते हैं, कि इन विच यू विल थिंक दैट यू आर राइट बट यूपीएससी विल बी टेकिंग अ डिफरेंट कॉल। और हमेशा एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो इसी वजह से जब हम अपने आंसर्स दो कोचिंग की मार्कशीट से मिलाते हैं तो अलग अलग आते हैं, राइट। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दो क्वेश्चन तो हर साल मिलेंगे। इफ यू सॉल्व द पेपर्स ऑफ 2016 एंड 17 एंड डू दिस, इट इज मैंडेटरी, एटलीस्ट सॉल्व द पेपर ऑफ 2016 एंड 17, ओके। इट विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एज हाउ यूपीएससी थिंक्स एंड हाउ द डायनेमिक्स ऑफ द क्वेश्चन चेंजेज। थोड़े से आसान क्वेश्चन आएंगे, फिर 4-6 इतने कठिन आएंगे कि मोरल डाउन हो जाएगा, फिर 2-3 सही होंगे, मोरल अप होगा। तो ये जो डायनेमिक्स है इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे तुम दो क्वेश्चन रख सकते हो कि जो डाउटफुल होंगे, इवन यू नो द एग्जैक्ट नॉलेज बिहाइंड दीज क्वेश्चंस, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ऑन द सेम पेज विद यूपीएससी, यू विल मेक दीज क्वेश्चंस रॉन्ग, ओके। तो दो क्वेश्चन और चले गए, अगेन 5 मार्क्स। कितना हो गया ये? अराउंड 135, राइट। So we are achieving a golden number of 135. If we are getting this score, we can comfortably relax in our home after the prelims paper, and from the next day onwards we can start for mains. Any score below that is having a probability that you may or may not crack. Okay. और मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरा क्या रहा, मैं लकीली ऐसे लोगों के ग्रुप में रहा कि मुझे मक्कारी नहीं करने दी उन्होंने। प्रीलिम्स के बाद तुरंत पढ़ाई स्टार्ट हो गई, सो आई कंटिन्यूसली गॉट सिलेक्टेड, आईआरएस देन आईपीएस एंड अगेन इंटरव्यू। लोग यूजुअली क्या करते हैं, थोड़ा सा मार्क्स उनका कम ज़्यादा आ रहा है, सो दे रिमेन इन डाउट, सो दे टेक अ 1 month वैकेशन, अ स्ट्रेस रिलीविंग वैकेशन, कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तब तैयारी चालू करेंगे। और यार ऑब्वियसली इन अ गेम ऑफ 120 days इफ यू आर मिसिंग 30 days, और उसमें भी मेंस का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 1750, ऐसे ही कुछ होता है ना। और जो फर्स्ट रैंकर और लास्ट रैंकर के बीच के मार्क्स का गैप है वो अराउंड 40 मार्क्स का होता है। सो इट्स लाइक कि एक 50,000 ओवर का मैच हो रहा है और हार जीत सिर्फ एक चौवे से तय हो जा रही है, जस्ट अ 4 विल मेक अ डिफरेंस। तो अगर आप 30 दिन लूज कर रहे हो, सो यू शुड फॉरगेट योर मेंस, ओके। so that's why it is very important that you should score 135 plus, right? तो ये टारगेट स्कोर पहुंच गया तुम्हारा। ये मैंने इसलिए बताया कि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तो आपको इस गोल को दिमाग में रखना चाहिए। लीव द रैंक इन द कोचिंग, लीव हाउ योर फ्रेंड इज स्कोरिंग, लीव हाउ योर सो कॉल्ड सुपर फ्रेंड जो पढ़ने में बहुत अच्छा है इज स्कोरिंग। दिस इज द नंबर टू विच यू शुड स्टिक बिकॉज यू हैव रीच टू इट बाय द साइंटिफिक मीन्स, ओके। अभी जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किन सेक्शन से आता है यूपीएससी में? वैसे ये सब तुम लोग जानते होगे, योर फैकल्टी इज क्वाइट स्टीम, तो उन्होंने सब बताया होगा। बट स्टिल इफ यू एनालाइज दिस यू कैन सिंपली फाइंड दैट पॉलिटी nobody can deny, okay. Then after the पॉलिटी इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में जैसे तुमको दिख रहे हैं क्वेश्चन 6, ठीक है, लेकिन जो करंट अफेयर्स के 33 है ना, इसमें से एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस विल बी पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स ओनली, ओके। सो पॉलिटी, इकोनॉमी, देन कल्चर, देन मॉडर्न हिस्ट्री, एंड देन इफ यू गेट द टाइम you should come to science tech, and current affairs of polity and economy they should go parallel with it. ये इसका एक सेक्शनल एनालिसिस है, ठीक। अब ये तुम्हें भी समझ में आएगा कि क्यों ये एनालिसिस की हम लोगों ने, एक्चुअली बेनिफिट क्या है इसका। अगेन लास्ट ईयर भी वही पैटर्न है 16 में। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है,
यू कांट रीड एवरीथिंग। ओके, तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कैसे करो। जब आप अपना एक 70 डे प्लान बनाओ और वो आज ही बना लो, यू हैव टू मेक दैट। और 50% लोग यहाँ ऐसे होंगे जो पहले से ही गिव अप कर रहे होंगे कि अब ये वाला प्री तो दे देते हैं, आई विल लर्न समथिंग वंडरफुल फ्रॉम इट एंड आई विल इम्प्लीमेंट इन नेक्स्ट प्री। इट नेवर हैपेंस, इट नेवर हैपेंस। Take my word, if you cannot crack prelims in 70 days with 1 year coaching at such institute, then golden times are never going to come. It has to be done in this attempt only. Make this as a very hardwired code in your mind. ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि भाई इसी बार प्रीलिम्स निकालना है, मेंस बाद में देखा जाएगा। एटलीस्ट प्रीलिम्स तो निकाल लो, इज्जत तो बचनी चाहिए ना। ठीक है, अब 70 डेज में यार सब कुछ नहीं किया जा सकता है, तो क्या क्या किया जा सकता है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी, अगर आपके क्लास नोट्स पॉलिटी के अच्छे बने हैं, आपने बनाए हैं, क्लासेज अटेंड किया, आप वो पढ़ें, लेकिन जितना गैप है उसका लक्ष्मीकांत के साथ वो कवर जरूर कर लें। नो बडी कैन डिनाई दैट लक्ष्मीकांत इज अ सेंट्रल पिलर। ओके, इसको रट लें। पॉलिटी के बाद आप इकोनॉमी पे आ जाओ। इकोनॉमी में आप स्टैटिक और करंट दोनों एक साथ पढ़ लो। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए। स्टैटिक बहुत डीप नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि अब तुम वहाँ लैंग्राजियन कर्व्स पढ़ रहे हो और जो है लाफर कर्व्स के पीछे की मैथमेटिक्स समझ रहे हो, यू डिड नॉट नो टू गो वेरी डीप। इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही मॉनेटरी पॉलिसी वाले, हाउ द एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन फिजिकल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, ये सब ग्रिफिन गुड्स वगैरह भी पढ़ लो, वो भी कई बार आ जाती है। ठीक है, तो बेसिक्स पढ़ लिए। करंट ऑफ इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट ऑफ इकोनॉमी में क्या आएगा, न्यू स्कीम्स आएंगी। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में जितने डब्बे बने होते हैं, ऑल द बॉक्सेज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे गिव यू सम डायरेक्ट डेफिनेशंस व्हिच आर डायरेक्टली आस्क्ड इन यूपीएससी। You can read some summary of economic survey also. A lot of institutes have launched them. बजट में जो नई स्कीम्स आई हूँ वो देख लो। इसके अलावा इकोनॉमी में करंट में क्या पढ़ना होता है कि मान लो कोई नया डिक्लेरेशन हमने साइन किया है, नया कोई फ्री ट्रेड पैक्ट हमने साइन किया हुआ है, उसके पीछे की थोड़ी डायनेमिक्स आप देख लें। राइट, कोई नई बॉडी बनी है, लाइक 2 years अर्लियर वी हैड न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑल दीज बॉडीज गॉट के, तो ये सब पढ़ लो। तो इकोनॉमी का करंट आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। नाउ कम टू थर्ड प्रायोरिटी, दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में स्टैटिक और करंट, स्टैटिक पे लगभग 40% फोकस दो, करंट पे 60% फोकस दो। ठीक है, यहाँ ये थर्ड प्रायोरिटी समझ में आ गई। इसके बाद जो जैसे ही अगला जो स्टेप होगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ करंट जैसा तो है नहीं है, रट लो। थोड़ा सा करंट होता है, जैसे मान लो अब मोदी जी कहीं गए है ना, और उन्होंने कहीं पर जाके किसी बड़े फ्रीडम फाइटर का स्टेचू अनवील कर दिया, किसी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के बारे में कोई नई स्कीम लॉन्च कर दी, तो वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इवेंट इन द स्टैटिक पोर्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन यूपीएससी, राइट फ्रॉम द प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इवन इंटरव्यू में भी सुमित सर बैठे यहाँ यही बताया जाता है कि ऐसी चीज़ें जो करंट में हो रही हैं और आपके डेफ में लिखी हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द गेम ऑफ यूपीएससी। यू कैन नॉट रीड करंट इन आइसोलेशन विद स्टैटिक। ओके, यू शुड नॉट, इवन इफ यू आर रीडिंग एटलीस्ट ट्राई टू कनेक्ट देम। ठीक है, चौथी प्रायोरिटी हो गई मॉडर्न हिस्ट्री। एनवायरनमेंट में यार स्टैटिक के तो आपके क्लास नोट्स होंगे। ठीक है, करंट में क्या आ जाता है, जैसे मान लो कुछ तो नई स्पीसीज होंगी जो रेड लिस्ट में आ गई होंगी। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो रेड लिस्ट से हट गए होंगे, कुछ नई रिपोर्ट्स आई होंगी, वो रिपोर्ट्स किन बॉडीज ने निकाली हैं वो देखना होता है। कुछ नए जानवर होंगे जिनके कंजर्वेशन के लिए हमने नए एफर्ट्स स्टार्ट किए होंगे। जैसे एक विटले अवार्ड दिया जाता है, इसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड बोलते हैं। अब विटले अवार्ड किसी जानवर के कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, वो किसी को दिया गया है, अब उसने कौन सा जानवर कंजर्व किया उस पर यूपीएससी यूजुअली क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, ऐसे नेशनल पार्क्स जो 2 या 3 स्टेट्स की बाउंड्रीज पर एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट्स को टच कर रहा है, कौन से स्टेट को नहीं टच कर रहा है। देयर आर मैनी नेशनल पार्क्स विच आर also a bird sanctuary, which are also a wildlife sanctuary, which are also a ghadial sanctuary. So anything which is multi-dimensional sort of nature,
दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट का करंट कैसे पढ़ना है समझ गए। और बहुत सारे इवन नेक्स्ट आईएएस भी आई थिंक कंपाइलेशन निकालते हैं करंट इवेंट्स का एनवायरनमेंट के, वो पढ़ लो। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो गूगल में द हिंदू प्लस एनवायरनमेंट सर्च करो, जो रिसेंट 25-30-40 आर्टिकल मिले उनको जल्दी जल्दी उनमें जो 2-4 फैक्ट दिए हों वो एटलीस्ट देख लो। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो MOEF की वेबसाइट पे चले जाइए। MOEF की साइट पे बहुत सारी अपडेट्स आती हैं कि यहाँ पे हमने ये चिड़िया मार दी, वहाँ पर वो बाघ बचा लिया, वो सब देख लो एक बार। ठीक है, राइट। एनवायरनमेंट का करंट समझ में आ गया। अभी हम और डिटेल में क्वेश्चन आंसर में ले लेंगे। इफ यू स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक दैट। फोर्थ ये प्रायोरिटी हो गई। फिफ्थ प्रायोरिटी इज कल्चर। देखो कल्चर में क्या होता है, अगर आता है तो सही हो जाता है, दैट्स वाई यू शुड नो कल्चर। In polity and economy, even if you know the concept, sometimes lack of conceptual clarity makes you make an error and you lose that question. But in culture, it is a binary equation. Either you know or you do not know. ठीक है, तो इसलिए कल्चर पढ़ लेना चाहिए। इट गिव्स यू सर्टेन कंसोलिडेटेड स्कोर। तो कल्चर कोई एक सोर्स से पढ़ लो, लेकिन 11th वाली जो NCERT आर्ट एंड कल्चर की, उसको जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, कल्चर के भी करंट देख लेने चाहिए। कहीं कोई नया मेला लगा हो, कहीं कोई नया डांस है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया हो, कहीं कोई नया ट्राइबल डांस है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया हो। ठीक है, तो ये सब हो जाता है। अब आ जाओ साइंस टेक पर। साइंस टेक मैं क्यों कह रहा हूँ, साइंस टेक क्रिएट्स अ डिवीजन ऑफ स्कोर। दोज हु आर हेलिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड गुड कॉलेजेज, they usually tick 70% of the questions right, and those from the arts and humanities background, they either leave the questions or out of 10 questions they usually make 2 or 3 right and rest of them are wrong। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्कोर गैप क्रिएट हो जाता है। ये आपको नहीं होने देना है, because already out of 10 lakh people only 16,000 are going to crack prelims, right? और आपने 10-12 मार्क्स का अगर एक गैप क्रिएट करना अलाउ कर दिया तो यू हैव लॉस्ट द गेम। साइंस टेक में अब ऐसा नहीं है कि तुम अब क्लास 6 से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उठा ली, वो नहीं करना है, इतना टाइम तो बचा नहीं है। करंट अफेयर्स देख लो साइंस टेक के। साइंस टेक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलरली जैसे सेल बायोलॉजी थोड़ी सी पढ़ ली। ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, कुछ बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत सारी जीके की मैगजीन्स में एक साथ कंपाइल्ड दिए रहते हैं, 8-10 पेजेज, वो पढ़ लिए बस, दैट इज इनफ। मोर देन दैट यू डू नॉट हैव टाइम फॉर दैट। नाउ कम टू ज्योग्राफी। वैसे ज्योग्राफी में क्या है, माई स्ट्रेटजी हैज बीन टू ओनली रीड 4 न्यू NCERTs ऑफ ज्योग्राफी 11th and 12th, बट आई डिस्कस्ड विद अ फ्रेंड हु वाज अ ग्रेट बहुत बड़ा ज्ञानी था ज्योग्राफी का, तो उसने मुझे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए थे। सो इवन विद दैट लिमिटेड नॉलेज आई वाज एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस। आपके साथ क्या है ज्योग्राफी में, एक तो आपके पास क्लास नोट्स होंगे, ठीक है, उनको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा। उसके बाद आप वो चारों NCERT पलट लें। So once you will be going through those NCERT, you will find that 80% content is same. You have been already taught about it. Just 20% new things you will get. So just read about them. ज्योग्राफी के थोड़े करंट अफेयर्स भी आते हैं। करंट अफेयर्स कैसे आते हैं, कहीं पर मान लो जैसे अंटार्कटिका में आइस सेल्फ कोई टूट गई तो थोड़ा सा अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब जैसे अभी जैसे कहाँ पे यमन में वॉर चल रहा है, ठीक है, तो वो पूछ सकता है कि विच ओशिनिक बॉडीज आर अराउंड द यमन एंड यू नीड टू अरेंज देम इन अ क्लॉकवाइज मैनर। तो मैप में यमन इंपॉर्टेंट हो गया, समझ रहे हो। तो करंट के कंटेक्स्ट से ज्योग्राफी में कई बार पूछ लिया जाता है। गॉट इट, ओके। ये हमारा आ गया, कौन सी प्रायोरिटी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर थोड़ा सा समय बचता हो, दैट लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो एंशिएंट हिस्ट्री की एक NCERT आती है, उसको पूरा पढ़ने का टाइम अगेन जा चुका है। उसमें बॉक्सेज बने हुए हैं, वो पढ़ लो। ठीक है, इट विल टेक 4-5 आवर्स। ठीक, उसके बाद भी टाइम बचता है अगर, ठीक है, तो फिर मीडिवल हिस्ट्री अब पूरी पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। इवन NCERTs आर वेरी ह्यूज एंड बल्कि,
लेकिन तुम नेट पे डालोगे तो बहुत सारे पुराने ज्ञानी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कुछ समरी टाइप बना के दे दिए हैं कि भाई ये 10-12 नाम रट लो, ये 10-12 राइटर्स रट लो मिडिवल हिस्ट्री के और चले जाओ, ठीक है। इस तरह से करना है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर समझ गए अपने प्लान का? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? क्या नाम है तुम्हारा? स्वप्निल, एनी डाउट? ओके, राइट। एक बात बताओ, यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, व्हाई? व्हाई? तो बताओ यार, व्हाई यू आर अपेयरिंग इन यूपीएससी? है ठीक है, डाउरी वाउरी तो बाद में मिलेगी, नौकरी चाहिए ना, डीएम बनना है अल्टीमेटली। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यू वांट टू एक्वायर, राइट? In a district magistrate is usually the head of around 500 committees, or literally he have to work at least 17 hours a day, otherwise जिला नहीं चलेगा. So what sort of a person UPSC wants to pick? A person who can plan. Point one, a person who can plan very meticulously. यहीं से तुम्हारी preparation भी चलनी चाहिए, because the demand of the job profile is planning, so the demand of the preparation should be planning. प्लानिंग लोग करते नहीं है, उसके दो रीजन होते हैं। पहला, मूड नहीं करता, भाई हमने कभी प्लान नहीं किया तो अब क्यों करेंगे। दूसरा, डर लगता है, पता है 60-70 दिन लिखेंगे तो ऐसा लगेगा करे लक्ष्मीकांत पढ़ने का तो सिर्फ एक दिन मिल रहा है। सो बट फेस दैट फियर, आई एम टेलिंग यू, गो टू योर होम टुडे, मेक अ प्लान, मेक अ डे टू डे प्लान. It will give you clarity. You will be able to provide weightage to different portions of the syllabus and you will be able to allot time to them. मैं अगर होता इस टाइम पे, अभी तो मैं 30 अप्रैल तक कुछ नहीं पढ़ूंगा, मान लो रिजल्ट आ गया अच्छा, बेकार में पढ़ाई करी, लेकिन 30 अप्रैल के बाद मैं भी अपना एक 30 डेज प्लान बनाऊंगा। 50 डेज में फर्स्ट गो मीन्स जो हम लोगों ने वो 7 क्राइटेरिया बनाए थे, स्टैटिक पोर्शन, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, वो सब पढ़ डालो, एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ डालो, वो पूरा काम जो है तुम्हें 50 दिन में कर लेना है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। तो व्हेन यू विल राइट लाइक दैट, तो क्या पाओगे? अब इस फर्स्ट गो को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 15 डेज में ये आप लिख लें, आप ऐसा ही प्लान बना सकते हैं सीधे। इफ यू वांट टू इमिटेट इट यू कैन। पॉलिटी एंड द करंट पोर्शन ऑफ द पॉलिटी। करंट पोर्शन ऑफ द पॉलिटी का मतलब क्या हुआ? कोई नया लॉ आया है, कोई नई लेजिस्लेटिव कुछ ड्राफ्ट बिल्स लॉन्च किए गए हैं, कोई ऐसी कमेटी बनाई गई है जो नए लेजिस्लेशन के लिए बनाई गई हो, जैसे अभी फीस टू इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल आया है, FRDI बिल आया है, सब बिल्स आए हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं, ये सब पॉलिटी का करंट पार्ट हो गया, राइट? तो ये वाला भी, और पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक और कल्चर, ये 15 दिन में करना है ना, कर सकते हैं 15 दिन में, इट्स नॉट टफ। क्या लगता है, किया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं भाई, क्यों नहीं आएगा यार, वो तो सिर्फ बताने के लिए लोग बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी हैव अ बैकग्राउंड, राइट? ठीक है, इवन यू हैव अ बैकग्राउंड, वी आर नॉट अ क्लीन स्लेट व्हेन वी आर कमिंग इनटू दिस एग्जाम, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ इन आवर ब्रेन, जाने कहाँ कहाँ से कुछ ना कुछ पता लगता रहता है। 10th में तो सिविक्स होती ही है ना। 15 डेज में ये कर लो आप, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे, but I am giving a plan that even if you hadn't done something till now, how to crack it within next 70 days. ठीक है, जो अभी मन में बैठ गया ना, गिव अप करते हैं, अगली बार देंगे, लीव दैट, वी हैव टू डू इट इन दिस अटेम्प्ट ओनली। 15 दिन में इसको किसी तरह रोग आके खत्म करो। नेक्स्ट 15 डेज में पॉलिटी और इकोनॉमी का करंट वाला, कल्चर का भी डायनेमिक पार्ट जो हमने बताया था, कुछ नए डांस आ जाते हैं, कुछ नए जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स दे दिए जाते हैं, है ना, जैसे कहीं की साड़ी को GI टैग दे दिया गया तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कल्चर, ओके, ये सब पढ़ डालो, और साइंस टेक पढ़ डालो। ये अगेन अगले 15 दिन में किया जा सकता है, इट इज डूएबल। लग रहा है किया जा सकता है कि नहीं लग रहा? जिसको ना लग रहा उसको आई कैन गिव अनदर ट्रिक, किसको लग रहा नहीं किया जा सकता है? इट्स गुड, ठीक। हाँ, आई एम नॉट गेटिंग, प्लीज। क्लास भी चल रही, कितने घंटे की चल रही? 4 घंटे की ना, कब तक चलेगी?
कब तक चलेगी? 15 अप्रैल ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्लास में कुछ ना कुछ तो यही पढ़ाया जा रहा होगा जो इसी सिलेबस का पार्ट होगा, राइट? देखो मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन करी थी, उस टाइम पे नेक्स्ट आईएएस नहीं था, मैंने वाजीराम ज्वाइन की थी, और मेरा बैच 6 जुलाई से चालू हुआ था, मेरा पेपर 23 अगस्त को था। तो मैं अपना चलते फिरते पढ़ता था, मैं अपनी किताब अपने साथ रखता था और वो पढ़ता रहता था। मेरा टारगेट क्लियर था कि मुझे 5-6 किताबें खत्म करनी है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। और समहाउ 122 मार्क्स आ गए थे पहले अटेम्प्ट में, और प्रीलिम्स हो गया था, मेंस भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, और मेरी कोचिंग चलती रही। हमारी कोचिंग के साथ वाले अगली बार में प्रीलिम्स दे रहे थे हमारे साथ, तब तक मैं आईआरएस कस्टम हो चुका था। सो इट्स अबाउट कन्विक्शन इन योर सेल्फ, ठीक है। 6 घंटे हैं यार, उसमें आधे घंटे गैप मिलता है, बाकी 16 घंटे 18 घंटे होते हैं दिन में, उनमें 7-8 घंटे निकाल लो, 9 आवर्स इज इनफ। ओके यार भाई बीटेक किया है, तू समझ सकता है। ओके लीव इट। हाँ, सो लेट्स कम टू ज्योग्राफी 4 डेज। ज्योग्राफी 4 डेज मैंने क्यों दिए हैं? बिकॉज अर्लियर इन अवर प्रायोरिटी सीरीज वी फाउंड कि ज्योग्राफी वाज नॉट अ वेरी हाई प्रायोरिटी। उसका रीजन क्या है कि ऑलरेडी योर टीचर हैव टॉट यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बहुत मेहनत वेटेज दिया जाता है क्लासरूम प्रोग्राम का। दूसरा, ज्योग्राफी में आपको सिर्फ वो नोट्स रिवाइज करने हैं जो 1-1.5 दिन में हो जाते हैं, और अगली जो 4 एनसीईआरटी जो वो पलट लेनी है, इतना काम करना है, और ये 4 दिन में किया जा सकता है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, क्लास नोट्स और स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा जो लोग पढ़ते हो, ठीक है, 5 दिन बहुत हैं मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने के लिए। एनवायरनमेंट, दिस इज लिटिल बिट टफ बिकॉज एनवायरनमेंट स्टैटिक, इट इज वेरी बल्की एंड वेरी टफ टू रिमेंबर, भूल जाता है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है, कोई बताएगा? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, तुम लोगों को सब आता है। तो बस यही सब चीजें हैं, इन्हीं को जल्दी जल्दी से रट लो, ठीक है। अब लेकिन यूपीएससी तुमसे ये नहीं पूछेगी कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है, वो तुमसे तो पूछेगी कि डज कार्टाजीना प्रोटोकॉल हैव अ कंपल्सरी लीगल बैकिंग? पॉइंट 2, all the signatories of the Cartagena protocol need to make relevant laws or not? वो इस तरह क्वेश्चन पूछेगी। व्हाई? कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है, दिस इज द स्कोप ऑफ एसएससी एंड पीसीएस, बट हाउ द कार्टाजीना प्रोटोकॉल विल बी एक्चुएटेड इन द इंडियन और अदर कंट्रीज सेटअप, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ एन आईएएस, राइट? सो तुम जैसे भी क्वेश्चन देखते होगे, तुम्हें क्या लगता होगा कि जितना हमें आता था उतना तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नहीं लगता है ऐसा? डोंट यू थिंक सो? है ना? वो ऐसे लिखेंगे, कार्टाजीना प्रोटोकॉल विच परटेन्स टू ट्रांसफर ऑफ एलएमओज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैव दीज प्रोविजंस। फिर वो प्रोविजंस को यार जितना पता था एलएमओ तो लिखा हुआ है। इट हैपेंस। वी विल कम टू दिस पोर्शन ऑल्सो कि व्हेन यू डू नॉट नो द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, हाउ टू डील दैट क्वेश्चन, यू कैन नॉट लीव दिस क्वेश्चन, राइट? एंशिएंट मिडिवल में मैंने 6 डेज इसलिए दिए हैं कि अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप ये पढ़ें, नहीं तो आप एंशिएंट की एनसीईआरटी 1-2 दिन में पढ़ लें और बाकी 4 दिन में इनमें जो गैप रह गया हो वो पूरा कर लें, ठीक है। और डेली आप 8 घंटे इस प्लान को दें एंड 3 आवर्स फॉर टेस्ट सीरीज। कैसे 3 आवर्स टेस्ट सीरीज का मतलब? आज टेस्ट सीरीज लगाई और कल 3 घंटे टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है। तो 70 दिन है तो लगभग 30-35 टेस्ट हो जाएंगे। 35 टेस्ट मीन्स अराउंड 3000 क्वेश्चंस, and out of 3000 questions at least 10 to 15 will be directly there. It is bound to happen if you are doing the test series seriously. So मैंने जितना सोचा, so I think मेरे हिसाब से आप यही एक प्लान फॉलो कर सकते हैं इस टाइम, if your basics are fine and you want to crack in this attempt only. Next 20 days revision, इस पे आते हैं। लास्ट 5 डेज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। लास्ट 5 डेज में क्या होता है, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कुछ का लो हो जाता है, ठीक है, किसी की नींदें उड़ जाती हैं, बट द रियल प्लेयर्स दे मेक अ वेरी सीरियस डिफरेंस इन लास्ट 5 डेज ओनली। वो क्या करते हैं, जितनी भी कंफ्यूजिंग चीजें होंगी वो उन्हीं 5 दिनों पढ़ेंगे, रात दिन एक कर देंगे, रात 2 बजे तक लाइब्रेरी में बैठेंगे
और वो सब कन्वेंशन और मॉडर्न हिस्ट्री में कितने कहाँ कांग्रेस किस जगह पर किस सन में हुई, कौन उसका प्रेसिडेंट था, गांधी जी की अरविंद से 10 डिमांड्स क्या थी, वो सब रट मारेंगे 5 दिन में। और आप 5 दिन फ्रस्ट्रेट रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कोई टेस्ट देख लिया, दुखी होंगे, फिर खुश हो जाएंगे, फिर मोरल बढ़ेगा, डाउन होगा। एंड इन दोज 5 days दे विल टेक अ लीड, दे विल टेक अ लीड। ओके, सो दोज 5 days आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि आप उन 5 दिन में जो पढ़ते हैं वो आपको छठे दिन एटलीस्ट इतना याद रहेगा कि यू कैन आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, सी इन प्रीलिम्स यू नीड नॉट टू क्रैम एनीथिंग टू अ लेवल वेयर यू कैन रिप्रोड्यूस इट। तुम्हें इतना नहीं रटना है कि तुम वैसे का वैसा बता सको। यू जस्ट नीड टू क्रैम इट टू दैट एक्सटेंट सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट। यही तो है ना, वहां लिखा रहता है ना ऑप्शन। मेंस में भाई गेम टफ हो जाता है। गॉट इट? तो जैसे हम लोग याद करते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तुम्हें नहीं याद करना है कि अब जरूरी नहीं कि तुम कार्टाजीना में एलएमओ बता ही पाओ। इवन इफ देयर इज आर ऑप्शंस एंड यू कैन आइडेंटिफाई, हाँ याद आ गया देख के, सो दैट इज इनफ। ओके, इसको बोलते हैं लीन क्रैमिंग। बहुत हार्ड क्रैमिंग आप करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हार्ड क्रैमिंग करने में मान लो 15 जानवर लिखे हैं, सी डुगोंग, सी काऊ और ये सब, आगे उनका लिखा हुआ है कि ये क्रिटिकली इंजेंडर्ड है, ये इंडेंजर्ड है, और ये लीस्ट लीस्ट कंसर्न है, ये सब लिखा हुआ है। और आप वो 120 122 की लिस्ट होती है और आपने उसे रटना स्टार्ट किया, तो एक दिन तो आप वो लिस्ट ही याद करते रह जाओगे। रेदर जस्ट लुक एट दैट लिस्ट 6-7 टाइम्स विद वेरी डीप कंसंट्रेशन, फिर आप देखोगे जब क्वेश्चन आता है तो हल्का सा हिंट मिल जाता है कि ये वाला था। दैट इज इनफ। इसको लीन क्रैमिंग बोलते हैं। तो ये क्विकली हो जाती है। मैं जितनी भी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ वो 70 डेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आप ये अटेम्प्ट जाने ना दें। ओके, अब इस पे आओ। 15 डेज में क्या करोगे तुम? एक तो जो तुमने 50 डेज में पढ़ा था, लास्ट 50 डेज में, उसमें कुछ अंडरलाइन किया होगा, उसको पढ़ डालोगे। और जितने तुमने पेपर सॉल्व किए थे उनके एक्सप्लेनेशन से एक बार रिवाइज कर लोगे। हम ये काम करते नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू elicit मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज एफर्ट। ठीक है, इन 15 दिन में ये कर लो। लास्ट 5 डेज में क्या करो, इसके लिए एक काम करते रहना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो आप टिक करते जाओ। कहीं पर जैसे आपने कोई चीज देखी और आपको पूरा अंदर से आवाज आ रही कि भूल जाऊंगा, तो उस पर स्टार बना लो, डबल स्टार बना लो। लास्ट 5 डेज में उसको एक बार रिवाइज कर लो। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन सी चीजें लास्ट 5 डेज में रिवाइज करनी है। यहाँ तक आ गए? कोई प्रॉब्लम? अब जैसे कुछ और चीजें पढ़ लेनी चाहिए। कल्चर के न्यूएंसेज, ठीक है, गलत लिख दिया, न्यूएंसेज, ठीक है। और कई सारी ग्लोबल इंडेक्स होती हैं, वो भूल जाती हैं किसने दी। जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स कौन देता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन देता है। अब ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अलग आदमी दे रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अलग दे रहा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कोई और दे रहा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कोई और दे रहा है। तो यूपीएससी भी जानती है कि यहीं पर तुम कंफ्यूज होगे, तो वही वो पूछेगी भी। तो ये सब चीजें थोड़ा सा क्या होता है कि भूल जाती हैं, तो इनको आप टिक कर लो एक जगह और लास्ट 5 डेज में रिवाइज कर लो। यहाँ तक हो गया? ये वाली बात मैंने तुम्हें बता ही दी है, ये वाली बात भी बता दी, ठीक है? यहाँ तक पहुंच गए? ओके, थोड़ा सीरियसली सुनना। मतलब अभी मैंने 10-15 को जैसे मॉडल क्वेश्चंस बनाए थे, वो अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे कि हाउ टू एक्चुअली मेक अ तुक्का। कैसे? देखो, नोबडी, इवन कोई भी कितना बड़ा ज्ञान दे, विदाउट टेकिंग अ कॉल ऑफ इंट्यूशन यू कैन नॉट सर्वाइव प्रीलिम्स। तुमको मैक्सिमम 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे आते होंगे जिनमें तुम 100% श्योर होगे, उसके बाद एक कॉल लेनी पड़ती है। एंड सेम थिंग हैपेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। जैसे मैं आईपीएस में हूँ, तो यूपी काडर में क्या है, मेरा यूपी काडर है। यूपी काडर में क्या होता है, कभी भी तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। अल्टीमेटली यू हैव टू मैनेज योर प्लान विथ 50% इंफॉर्मेशन। तो बाकी 50% तुम कैसे करते हो? तुम गैस मारते हो ना, इंट्यूशन लेते हो, अपना प्रिनोमिशन यूज करते हो। वही यहाँ पे भी करना है। यूपीएससी टेस्ट दिस ऑल्सो, कैन यू मेक अ डिसीजन ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन विदाउट हैविंग अ स्टैटिस्टिकली कंक्लूसिव आंसर। समझ गए?
अगले पे आ जाओ। ये थोड़ा सा देख लो, इस पे बात करते हैं। स्कीम्स का तो देखो, कोचिंग भी कंपाइलेशन दे देती हैं, बहुत जगह लिखा भी है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग से देख लेना। एक ईयर एंड रिव्यू आता है मिनिस्ट्रीज का, 5-6 मिनिस्ट्रीज का मार्केट में बिक भी रहा होगा, अभी मौसम आ गया है इसका। हाँ, ये बिक रहा होगा, इसको देख लो। इट विल टेक हाफ एन आवर 1 आवर लगेगा, तो जल्दी से पलट लो, ठीक है। पीआईबी जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते रहे, बाकी लोग पीआईबी के लिए ना परेशान हो, अदरवाइज अब उतना कवर करना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी भी कोचिंग की मंथली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो यूजुअली पीआईबी कवर हो जाती है, लेकिन पीआईबी का एक वो आता है, एक 6 मंथली लेजिस्लेटिव रिव्यू टाइप आता है, उसकी वेबसाइट में होगा। पीआईबी या पीआरएस का आता है, पीआरएस का है ना, वो थोड़ा एक बार देख लेना। उसमें कई ऐसे बिल दिए होते हैं जो सुने ही नहीं गए होते हैं, बहुत छोटे छोटे बिल होते हैं, और वो आ जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। कंपाइलेशन ऑफ कोचिंग, किसी कोचिंग का देख लो। अब पढ़ना क्या क्या चाहिए, कोई प्लान है, वो कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, उस प्लान का टारगेट क्या है, उस प्लान के स्टेक होल्डर्स क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे वो आरटीई में तुम्हें लगता होगा तुम्हें राइट टू एजुकेशन पता है, वो क्या पूछेंगे अंडर आरटीई पॉइंट 1, इज देयर एनी नॉर्म फॉर कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ एमडीएम। फिर अगला, इज देयर एनी नॉर्म फॉर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्कूल्स। फिर अगला, इज देयर एनी स्पेसिफिकेशंस अबाउट नॉन टीचिंग ड्यूटीज फॉर अ टीचर। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे ही आया था। लोगों को क्या लगता है, हमें तो राइट टू एजुकेशन आता है भाई, और उसमें एक ऑप्शन नहीं समझ में आता लोगों को कि क्या करें। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको ये बात समझ के चलनी है कि यूपीएससी नॉट ओनली आस्क समटाइम वेरी अनहर्ड थिंग्स, बट समटाइम्स इट आस्क्स द अनहर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ वेरी मच फेमस थिंग्स। तो जब आप करंट पढ़ रहे हो तो कोई एक ऐसा पॉइंट लगे कि यार इस पे कोई ध्यान नहीं देगा, वो जरूर देख लो। जैसे नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है, अभी बहुत शोर मचा हुआ है, कौन लाया है उसे? अब उसमें ऑप्शन क्या दिया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। फिर एक दिया होगा यूनिसेफ, तो तुम सोचोगे यूनिसेफ भी बच्चों पे काम करता है, हो सकता है लाया हो। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी दी होगी, आंसर नीति आयोग है ना। सो हियर दे ट्राई टू ट्रिक यू बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आर यू हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ प्रिसाइज विजन विच इज वेरी मच नीडेड फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये 4-5 चीजें थोड़ा ध्यान से देख लेनी चाहिए। रैंकिंग इन इंडेक्स, कौन देता है वो इंडेक्स, हु गिव्स, इंडिया की रैंक क्या है, एंड पैरामीटर्स ऑफ दैट इंडेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस द इंप्रूवमेंट इन रैंक हैव हैपेंड मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस इंप्रूवमेंट, और नीचे 4 इंप्रूवमेंट दिए हुए हो। आपने ईओडीबी याद की, उसकी रैंक याद की, कौन देता है याद किया, लेकिन ये चीज देखी ही नहीं कि एक्चुअली किस पैरामीटर में इंप्रूव किए थे। ये सब यूपीएससी बहुत खेल खेलती है, ये ओरिएंटेशन बनाए रखना अपने दिमाग में, ठीक है। मतलब डरो मत, डोंट फील लिटिल स्केयर्ड, बट द सेम चैलेंज इज फॉर अदर्स आल्सो ना, उनके लिए भी तो उतना ही कठिन है ना। तो वो चूंकि डर जा रहे हैं इसलिए पीछे हो जाएंगे, तो तुम नहीं डरोगे तो ऑटोमेटिकली 2-4 नंबर ज्यादा ले आओगे। इंडेंजर्ड स्पीसीज, पर्टिकुलरली करंट न्यूज वाली, ये तुमको WWF की साइट में भी मिल जाएंगे, MOEF की साइट में भी मिल जाएंगे। मैप्स में रिवर्स बहुत पूछी जाती हैं, रिवर की छोटी छोटी इसकी एसेसरी रिवर्स कौन सी हैं, और क्लॉकवाइज में लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज में लगाओ, तो ये सब हैं। तो मैप के कंपाइलेशंस हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें 50-60 पन्नों में लोगों ने लिख दिया है कि मैप में ये चीज़ें पढ़ लो। नहीं तो एटलस निकालो, इंडिया फिजिकल रट मारो, वर्ल्ड पॉलिटिकल में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं बता ही देता हूँ। अबे कहाँ बन गया, ये सही बन रहा, ये अफ्रीका हो गया, ये मिडिल ईस्ट हो गया, ठीक है। एक तो ये वाला पार्ट जहाँ इजराइल फलस्तीन ये सब है, ये समझ में नहीं आता है कि अमन यमन जो जॉर्डन ओमान ये आगे हैं कि पीछे हैं। ये मिडिल ईस्ट देख लो, लेवेंट कंट्रीज इजराइल सीरिया जॉर्डन, ये वाला देख लो, 2 बता दी मैंने, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, लेवेंट कंट्रीज। फिर CMLV कंट्रीज देख लो, तो उसमें क्या कि इंडोनेशिया ऊपर है कि मलेशिया नहीं ऊपर है। फिर
म्यांमार, लाओस, वियतनाम का ऑर्डर क्या है, ये वाला देख लो। CMLV तीसरा हो गया। चौथा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देख लो, ठीक, वो भूल जाती हैं। पांचवा क्या देख लो, पांचवा ये ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया, इनमें ऊपर नीचे कौन सा है ये देख लो। फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में कन्फ्यूजन हो जाता है, ये देख लो। तो ये 5-6 जोन्स हैं वर्ल्ड मैप में, इनको ध्यान से देख लो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। नेशनल पार्क्स वाला मैंने तुम्हें बता ही दिया। इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये तुमसे अगर बॉडी इजी होगी, मान लो पूछा यूनाइटेड नेशंस के बारे में, तो तुमसे इजी चीज नहीं पूछेंगे, वो ऐसे पूछेंगे कि ऑल मेंबर्स ऑफ UN मस्ट हैव कंसेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, कि अगर किसी आदमी को मेंबर बनना है UN का, तो UNSC की कंसेंट चाहिए या नहीं चाहिए। सेकंड, UNGA हैव ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर UNSC, इस तरह का ऑप्शन वो बिल्ड करेंगे। सो इफ अ बॉडी इज इजी द ऑप्शंस विल बी टफ, और जब बॉडी टफ आएगी तो ऐसे आएगी, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, इस तरह की आएगी, ठीक है, या इंटरनेशनल वेलिंग एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा, जिनके बारे में तुमने सुना ही नहीं होगा, बहुत कम सुना होगा। तो इस तरह का UPSC करती है। तो बॉडीज आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, ठीक है। और इसके लिए कई सारे कंपाइलेशन आते हैं इंटरनेशनल बॉडीज के, नहीं तो जो मंथली मैगजीन्स तुमको मिलती हैं उसमें बॉडीज आती रहती हैं, वो देख लो ध्यान से। इंडिया में जो नई बॉडीज बनी है या पुरानी, वो इंडिया ईयर बुक में भी एक जगह दी हुई है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें देख लेना। हाँ, इसमें लास्ट पॉइंट जो है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है हर बार, गूगल करना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, टॉप 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इस साल की और लास्ट ईयर की पढ़ लेना, उससे एक क्वेश्चन हर साल साइंस टेक में ले लेते हैं वो। ये हमको भी किसी ने, हमारे पूर्वजों ने ज्ञान दिया था, भाई वो पढ़ लेना, उससे फंस भी गया, ठीक है। अब दिमाग में आता है कि टेस्ट कितने लगाएं, अब टाइम तो बचा नहीं है। एक तरफ मन कहेगा टेस्ट लगा लो, दूसरी तरफ मन कहेगा भाई जब सिलेबस आता होगा तब टेस्ट लगाएंगे ना, फिर तीसरा मन कहेगा कि मैं टेस्ट लगाते हुए सिलेबस पढ़ लूंगा। यही 3 तो आदमी के मन में, दिमाग में आते हैं ना। मेरा मानना है कि आप मिनिमम 10 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जरूर लगाएं। इसका टाइम हमने पहले ही आपको अलॉट कर दिया था 50 डेज प्लान में, ठीक है। जब भी आप टेस्ट का सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर रीडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट, ट्राई टू प्रिडिक्ट द न्यू क्वेश्चंस। उससे क्या होता है कि तुम्हारी ऑप्शंस को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। जैसे मान लो तुम मान लो फिस्कल डेफिसिट के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कहीं उसका फोरेक्स से कोरिलेशन दिया हुआ है, कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट से कोरिलेशन दिया है, कहीं पब्लिक डेट ऑफ इंडिया से कोरिलेशन दिया है। तो वहां पे सोचो थोड़ा देर कि अगर ये क्वेश्चन रिवर्स हो सकता है क्या, पब्लिक डेट से भी ऐसे ऐसे बन सकता है क्या। जब आप ऐसा करते हैं, स्लोली एंड स्लोली यू स्टार्ट हैविंग एन एबिलिटी टू पीप इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। तब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ये वाला ऑप्शन ऐसे सेट किया है, अच्छा इस वाले ऑप्शन में लैंग्वेज बहुत सरल है, मतलब कहीं से उठा कॉपी पेस्ट किया होगा इसने। इस वाले ऑप्शन में लैंग्वेज एरर है, इसका मतलब इसने एडिट करने क्वेश्चन की होगी, जल्दी में गलत कर गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जबरदस्ती रखना चाह रहा था। तो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ लॉजिकल एनालिसिस वेरी मच हेल्प इन हैविंग अ गुड तुक्का, ओके। ये तभी आएंगी व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्ले विद द क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला कर सकते हो, जहां पे आप पढ़ रहे हैं या जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं उसके 7 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट और 3 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किसी और कोचिंग के भी सॉल्व कर लो। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा डाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है। तो ये काम आप कर लो। इतना तो हो गया टेस्ट सीरीज का, क्या करना है, 10 से ज्यादा टेस्ट मत करना, 10 से ज्यादा टेस्ट मत करना कॉम्प्रिहेंसिव। उसके अलावा जो टाइम बचता है उसको अपने वो जो 50 डेज प्लान में जो सिलेबस तुम्हारा कवर नहीं हो पा रहा था उसको कवर करने में यूज कर लेना। यहाँ तक कोई लैक ऑफ क्लैरिटी है अभी तक प्लान में, ये PPT में तुम लोगों को दे दूंगा, बट एटलीस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि गिव अ ट्राई टू योरसेल्फ यार। समटाइम्स किस्मत छप्पर फाड़ के दे देती है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे अगले 70 दिन तो किस्मत कैसे कैसे वर्क करेगी। एटलीस्ट गिव अ चांस टू चांस, ओके। तो ये चीज देखो, ये एक डाउट रहता है
क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना ना पढ़ें। लास्ट अगस्त से पढ़ सकते हो तो ठीक है, ठीक है, इट्स गुड। इवन इफ यू आर नॉट मच हैविंग दैट मच ऑफ टाइम और यू थिंक कि इतना नहीं पढ़ पाओगे, तो लास्ट अक्टूबर से पढ़ लो, अक्टूबर 2017 से, नवंबर 2017 से। ट्राई करो कि अगस्त 2017 से लेके अब तक के करंट अफेयर्स आपको पता हो, ठीक है। करंट अफेयर्स यूजुअली एक सोर्स से पढ़ो, बहुत जगहों मत जाओ। अगर आप नेक्स्ट आईएएस की मैगजीन पढ़ते हैं, आप नेक्स्ट आईएएस की मैगजीन पढ़िए। आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करें, आप वो यूज करिए। 2-3 जगहों से मत जाइए कि उसने बोला कि अरे उसमें तो बहुत अच्छा लिखा है, अब वहां चलेगा, वो चलेगा। डोंट डू इट, हैव फेथ ऑन योर चॉइस, ओके। एक सोर्स से पढ़ो सिर्फ। हाँ, ये तीसरा पॉइंट पढ़ो, अखबार बंद कर दो भैया, समझ गए। लिए अखबार एक्सप्रेस, हिंदू, और बना रहे हैं नोट्स, फिर कागज में नोट्स, फिर नोट्स, फिर नीला किया, पीला किया, वो लीव दैट, लीव दैट बुलशिट, टाइम इज नॉट देयर, ओके। सिंपली इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, इंटरनेट पे 50 तो वेबसाइटें ऐसी होंगी जो डेली करंट अफेयर निकाल रहे हैं। आराम से उनको आप 5 मिनट में पढ़ सकते हैं, 10 मिनट में, 10 से 15 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। और आपको ओपिनियन तो लिखनी नहीं है जाकर मेंस में, थोड़ा सा तो ट्राई टू अवॉइड न्यूज़पेपर। अदरवाइज अगर आप इस टाइम पे 4 घंटे न्यूज़पेपर को देंगे तो फिर सही है, वो 50 दिन का प्लान इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। प्रीलिम्स के जस्ट बाद से न्यूज़पेपर रिज्यूम कर देना, ठीक है। बट अगेन इट्स माई चॉइस, यू नीड नॉट हैव टू इमिटेट दैट इन 100% फैशन। लेकिन मैं होता तो मैं ये करता, ठीक। एक ही सोर्स से पढ़ो, बार बार पढ़ो। ये तो पूरे यूपीएससी के लिए ही मंत्र है कि कोई एक चीज एक जगह से पढ़ो, लेकिन 4 बार पढ़ो। एक चीज 4 जगह से एक बार मत पढ़ो, ठीक है। हाँ, ये लास्ट पॉइंट पढ़ो। अब जैसे कोई भी एक सिंपल सा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, सपोज करो कि उन्होंने चाइल्ड लेबर के प्रिवेंशन के लिए कोई एक ऑनलाइन चीज बनाई, जैसे वो कौन सा पेंसिल पोर्टल बनाया अभी, आई थिंक, है ना। तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसकी लेजिस्लेटिव बैकिंग क्या होगी। एक आईएएस कैसे सोचेगा? एक आईएएस ऐसे सोचेगा कि चलो मैं अपने जिले में दारू बंद कराना चाहता हूँ, नशेबाजी बंद हो जाए। तो सोचेगा चलो ठीक है, कल से पुलिस वाले खड़े कर देंगे। लेकिन वो ये भी सोचेगा कि कोई लीगल बैकअप है इसका कि नहीं है, ठीक है। तो हमेशा लेजिस्लेटिव बैकिंग हर चीज की जरूर दिमाग में रखो कि किस एक्ट से इमनेट हो रहा है, किस आर्टिकल से इमनेट हो रहा है। इससे तुम्हारी पॉलिटी भी स्ट्रांग होगी, मेंस में भी तुम्हें हेल्प मिलेगी थोड़ी, और यूजुअली एक ऑप्शन ऐसा आता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया करंट अफेयर्स के बारे में। कोई डाउट हो करंट अफेयर बारे में पूछ लो। हाँ, अगर बिल्कुल, अगर तुम मंथली नहीं पढ़ पाए हो अच्छे से, तो वो लास्ट में जो आता है कंपाइलेशन प्रीलिम्स स्पेसिफिक, वो पढ़ डालो। अगर तुम मंथली पढ़ रहे हो अच्छे से, तो फिर मंथली ही पढ़ो, उसको मत पढ़ो, क्योंकि सेम चीजें होंगी, ठीक है। दोनों को पढ़ने की कोशिश मत करना, इट्स अ अटर वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और बताएं। नहीं नहीं, इन्वायरमेंट का करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, साइंस टेक का करंट पढ़ना ही पड़ेगा, करंट अफेयर्स तो पूरा पढ़ो। बट इंटरनेशनल रिलेशंस में अब डीप डीप एनालिसिस की गई है, तो मत पढ़ो। थोड़ा सा उसका हेडिंग वेडिंग जो फैक्ट है वो देख लो, तो एक प्रीलिम्स मोड में पढ़ो, यूज योर कॉमन सेंस ऑन दैट। बट इट्स गुड, मतलब तुम क्या ओरिएंटेशन के साथ मैगजीन पढ़ी जाए बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ये ये बहुत जरूरी है। ओनली दिस सिंगल थिंग मेक्स अ एस्पायरेंट और ब्रेक्स अ एस्पायरेंट। अभी तक कोई ऐसा है जो प्रीलिम्स में अपीयर हुआ हो पहले कॉलेज टाइम से कभी? हाँ, क्या रहा था रिजल्ट, क्या रहा था? क्या तुमने अपना नाम बताया था यार? सौरभ, हाँ, क्या रहा था रिजल्ट? तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, जब तुम बाद में घर में आकर के देखो तो 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ओह सिट मूवमेंट्स होते हैं, अरे ये क्या कर दिया, पढ़ा नहीं था, ये तो मुझे पता था, ये वाले मूवमेंट्स होते हैं।
दूसरे तुम्हें दिखेगा कि यार मैं अगर थोड़ा सीरियसली पेपर, स्ट्रेटजिकली पेपर सॉल्व करता तो 15 से 20 नंबर ज्यादा आते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। भाई टाइम कितना किस क्वेश्चन को देना है, ये सबसे पहली बात तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब होता क्या है, पेपर तुमको लगा बहुत कठिन है और तुमने सोचा कि मैं बहुत प्रोटेक्टिव रहूंगा, तुक्के नहीं मारूंगा, तो तुमने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। जनता को लगा कि पेपर सरल है, जनता ने ज्यादा क्वेश्चन किए, कट ऑफ पहुंच गया 120 नंबर। एक सिनेरियो वन। नाउ वी आर कमिंग इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ द पेपर। सिनेरियो टू, तुमको लगा पेपर इजी है क्योंकि तुम ऑप्शंस को सुपरफिशियली पढ़ रहे थे। तुमने अटेम्प्ट कर दिए 95 क्वेश्चंस, एक्यूरेसी रही 70%। तो 70% एक्यूरेसी रहेगी तो कितने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, लगभग 29 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो 95 में 29 रॉन्ग हो गए, तो 66 बचे। कितने बचे 95 में 29? 66 ही बचे। सही है, मतलब तुक्के में भी सही डेटा बैठता है हो जाता है ऐसा। हाँ, 66 क्वेश्चन बटे। अब 66 का पॉजिटिव है तुम्हारे पास, दैट इज 132 मार्क्स, और 29 क्वेश्चंस का निगेटिव है तुम्हारे पास, दैट इज 58/3, तो लगभग 20 नंबर का। तो बचे 112 नंबर, कटाप चला गया 114 नंबर, बर्बाद हो गए। सो हाउ टू टेक दिस कॉन्शियस कॉल कि पेपर में कैसा ओरिएंटेशन रखना है, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं या इजी करने हैं। जैसे जब रोमान सिंह तोमर का जमाना था, यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग द नेम, 2014 अटेम्प्ट 2015, तब कहते पेपर में कट ऑफ हाई जाते थे, तो बोला जाता था ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो हम लोगों ने तो वही लर्न किया था, जैसे मेरा ये, मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ विदाउट एनी डाउट, तो मैं इन डिसीजन मेकिंग में मेरा टाइम बच जाता है। बट दैट्स नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी, दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। ठीक है, एन आइडियल स्ट्रेटजीज के पहले ये डिसाइड करना है। अभी हम इस पे आएंगे, मैं तुमको एक मैथमेटिकल मॉडल बता दूंगा, उससे तुम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो। दूसरा, टाइम कैसे डिवाइड करो, 180 मिनट्स है तुम्हारे पास, ठीक है, नीचे से आओ, 15 मिनट तो डब्बे भरने में लगेंगे ही, ठीक है, 15 मिनट रखो गोले भरने के लिए, तो ठीक है, 20 मिनट क्वेश्चन क्विक रिवीजन करने के लिए क्वेश्चंस का, एंड दिस इज मैंडेटरी, आई एम टेलिंग यू। हाँ, अरे हाँ, इस बार तो तुम्हारे तो 2 घंटे का है ना पेपर, तो हाँ 120 मिनट्स है, ठीक है, सही कह रहे हो। हम तो 3 घंटे के हिसाब से सोचे बैठे। ओके, लीव इट। अब देखो, तुम्हारे पास यूजुअली क्या होता है, 40-20-20, ये तुम्हारा रेशियो रहता है। रेशियो क्या रहता है, ये 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। इजी का मतलब ऐसा रहता है कि आइदर डायरेक्ट फैक्ट हैज बीन आस्क्ड, तो तुम्हें आता होगा तो तुम मार दोगे। दूसरा, ओपिनियन भी पूछी जाएगी तो इतनी इजी और मतलब नॉर्मल लेवल की पूछी जाएगी कि तुम्हें पता है कि यही आंसर होगा। तो इन क्वेश्चंस में तुम ऑलमोस्ट 100% कॉन्फिडेंट रहते हो कि हो जाएंगे। ऐसे 40 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, ठीक है। फिर लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जिनमें आपको लगेगा कि आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेंगे। इनको मैं बोलता हूं, ये तुम टाइप्स देखो, टाइप एक्स कौन सा है, ये वाला, कि तुम्हें पता है 3 ऑप्शंस ये नहीं होंगे तो चौथा ऑप्शन होगा, इसको टाइप एक्स बोलते हैं। ऐसे लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं, 100% प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा आंसर सही होगा, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। टाइप वाई क्या होता है कि 2 ऑप्शन तो हटा दिए, अब 2 ऑप्शन बचे हैं,
ठीक है, तो ऑब्वियसली 50% प्रोबेबिलिटी सही होगा, 50% प्रोबेबिलिटी गलत होगा। तो ऐसे लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? ऐसे लगभग यूजुअली जो है 30 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब कठिन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिनमें हवा ही नहीं लगेगी, चारों ऑप्शंस में कोई आइडिया नहीं है हमें। ठीक है, इनको मैं बोलता हूं टाइप 0, कुछ नहीं पता हमें। ठीक, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ तुम्हें एक ऑप्शन तो समझ में आ रहा होगा कि ये वाला नहीं होगा, बाकी 3 के बारे में कुछ अता पता नहीं है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी टेस्ट सीरीज में उठा के देखें, आपको ये कैटेगराइजेशन बहुत इजीली दिखेगा। तो मैं इसको XYZ 0 के हिसाब से, और मैं बहुत क्विकली सॉर्ट आउट कर लेता हूँ कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ये मेथड अपनाते हैं तो आप बहुत साइंटिफिक तरीके से पेपर करेंगे, और एटलीस्ट जो आपका नॉलेज है उस नॉलेज से जितने मार्क्स मिलने चाहिए उतने ले आएंगे, आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो ये 4 टाइप के हो गए। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। तुम्हारे पास टोटल है 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट है। आइडियली तुम्हारे पास 2 मिनट है, कितना सेकंड हो गए तुम्हारे पास? लगभग तुम्हारे पास 1.2 मिनट हो गए। ठीक है, 80 सेकंड के आसपास तुम्हारे पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम? 4 ऑप्शन पढ़ने में लगभग एक ऑप्शन पढ़ने में 3 सेकंड लगता है, तुम देखना करके। 4 ऑप्शन पढ़ने में 12 सेकंड लगते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं, लगभग 20 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में लगते हैं। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट है, टाइप 1 टाइप है, टाइप X टाइप, तो तुमने 20 सेकंड में पढ़ लिया है, तुम 5 सेकंड में कॉल ले लोगे कि ये वाला ऑप्शन होगा, 25-30 सेकंड में हो जाता है। 30 सेकंड्स इंटू 40 लगभग 20 मिनट हो गए, और तुमको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए गए। ठीक है, 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, तो लगभग 25 मिनट्स में ये हो जाने चाहिए। ये वैसे क्वेश्चन है कि फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा मिनिमम एज, तो तुमने देखा मिनिमम एज 25 मार दिया। ठीक, ऐसे लगभग 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम ठीक ठाक पढ़ के गए हो तो ऐसा लगेगा, सभी ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, ये सिचुएशन तब है जब आपने 70 डेज प्लान अच्छे से किया हुआ है, नहीं तो तुम्हारे लिए ये अलग हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये टाइप 0 में आ जाएंगे 40 क्वेश्चन, है ना? ओके, टाइप X में कितना बताया मैंने तुम्हें? 25 मिनट्स, राइट। टाइप Y में आओ, 30 क्वेश्चन है, पढ़ने में तुमको 20 सेकंड लग रहा था, 20 सेकंड पढ़ना क्वेश्चन और ऑप्शन, तो लगभग 20 सेकंड हुआ तो 10 मिनट तो तुमको इनको पढ़ने में लगेगा। अब तुमको पता है कि तुम्हें 2 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन नहीं आते हैं। ये चीज समझने में तुम्हें 5-5 सेकंड हर क्वेश्चन में और लगेगा, तो अराउंड 150 सेकंड, 5 मिनट और रख लो, 15 मिनट इसी में चले गए। तो 15 मिनट इस प्रोसेस में चले गए ये जानने में कि इस क्वेश्चन के मुझे 2 ऑप्शन आते हैं और 2 ऑप्शन नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचे 2 ऑप्शन हैं उसमें कौन से ऑप्शन की कॉल ली जाए या इस क्वेश्चन को कंप्लीटली छोड़ दिया जाए, ये डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो मान लो तुमने सोचा कि नहीं मैं करूंगा यार, ऐसे तो सिर्फ 40 ही क्वेश्चन करके तुम होगे, तो पहले ही बाहर हो, राइट। पूरा गेम देख रहे हो, गेम ना इनका है ना इनका है, गेम इन दोनों का है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इसका है, टाइप Y का। ठीक है, जिसमें 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। अब तुम पेपर को अलग तरह से देखना, अब जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करना तो ट्राई टू सी इट फ्रॉम सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इट्स अ स्ट्रेटेजिक एग्जामिनेशन। लगभग एक क्वेश्चन में 20-30 सेकंड लग जाते हैं देखने में कि इन दो में किस किस पे मार दें, चिड़िया कहाँ बैठा दें। तो 90 लगभग 15 मिनट और लग जाते हैं इसी में। ठीक है, तो मान सकते हो कि टाइप Y जो है 30 मिनट ले लेगा तुम्हारे। ठीक है, टाइप Z पे आ जाओ, ये और कठिन है। इसमें तुम्हें 3 ऑप्शन नहीं आते हैं, एक ऑप्शन, तो 30 सेकंड तो तुम्हारे वैसे ही लग जा रहे थे, लगभग 12 मिनट उसके, 1 मिनट तुम्हें एनालाइज करने में लगेगा, इसमें भी लगभग 30 मिनट देने चाहिए तुम्हें। और इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अभी भी अगर तुम इतना ही करके आ रहे हो तो तुम इन 30 में लगभग 25 करोगे, टाइप Y में तुम लगभग 25 क्वेश्चन कर दोगे, तो तुम्हारे अभी तक अटेम्प्टेड क्वेश्चन हो गए 65।
टाइप 0 तो छोड़ना ही है क्योंकि 0% प्रोबेबिलिटी सही होने की। लगभग 80 क्वेश्चंस करने चाहिए, तो तुमको टाइप जेड में 15 तो करने ही पड़ेंगे। अब सोचो 15 ऐसे क्वेश्चन करने हो जिनमें तुम्हें 3 ऑप्शंस का कोई आइडिया ना हो, सो इट्स अ टफ थिंग, राइट? तो लगभग 1 मिनट तुमको एनालाइज करने में लगेगा, और उसमें भी गलत होंगे, लगभग 50% गलत हो जाएंगे, होंगे, ये होगा। इसीलिए अगर आप अपना टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो इस मेंटेलिटी के साथ लगाएं। आप क्या करते हैं टेस्ट सीरीज में? यू जस्ट चेक योर नॉलेज, आता है कि नहीं आता है। नहीं आता है तो आंसर पढ़ के रट लूंगा। अरे ऐसा नहीं होगा, यूपीएससी में थोड़े सॉल्यूशन दिया जाएगा भाई, वहां पे तुम्हें कॉल लेनी होगी कि ये नहीं आता है, तब भी कैसे कर दें। आने वाले डायरेक्ट तो सिर्फ 40 क्वेश्चन हैं, कुछ एलिमिनेशन यूज करोगे, इंट्यूशन यूज करोगे, उनसे तुम टाइप वाई टाइप जेड हैंडल करोगे। कितना टाइम जा चुका है? 1 घंटा 25 मिनट। कितना टाइम बचा है? 35 मिनट के आसपास। 15 मिनट तुम्हें गोले भरने को और 20 मिनट रिवीजन को। रिवीजन में क्या क्या किया जाता है? टाइप एक्स को तो जल्दी से देखते चले जाओ कि कहीं कोई गलत ट्रिक तो नहीं मार दिया है। कई बार क्या होता है, एक जैसे क्वेश्चन आया था, इंडियन ओशियन डाइपोल होता है ऐसे करके लिखा था, और उसमें कोई एक फिनोमेना पैसिफिक ओशियन का लिखा हुआ था। अब आदमी जल्दी से मार देता है टिक। तो ये सब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है जो गलत नहीं करने चाहिए। तो ये जब आप रिवाइज करेंगे तो कई बार आप बच जाते हैं मिस्टेक से, ठीक है? टाइप वाई में भी रिवाइज कर सकते हो, टाइप जेड में रिवाइज करने से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगा। होगा क्या, तुम्हें पता है 3 नहीं आते थे, पहले ही तुक्का मारे हैं, और आप उसे दोबारा देखेंगे तो मन करेगा यार ये वाला तुक्का अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उसमें मार दें। फिर आगे पढ़ जाओगे, फिर लौट के आओगे, नहीं वो पिछले वाला ठीक था। तो टाइप जेड पे मुझे नहीं लगता है बहुत रिवाइज करना चाहिए, बट टाइप एक्स एंड वाई दीज आर योर की स्कोरर्स, इन पे रिवाइज कर लेना चाहिए। देखो मैं तुमको एग्जैक्टली सर्जिकल वे में बता रहा हूं कि पेपर में करना क्या है। बहुत इट्स अ सिंपल स्ट्रेटजी, और मैं पीपीटी दे दूंगा, इसको समझना बैठ के कि हाउ यू विल इंप्लीमेंट इट एंड इट विल फेच यू मार्क्स। सेकेंड अटेम्प्ट में तो हम बहुत कम पढ़ के गए थे, और गए 50 मिनट पेपर सॉल्व किया हमने, 100 क्वेश्चन मारे, और वहाँ बढ़िया नंबर है, 150 152 मार्क्स आए। तो इस बार तैयारी बिल्कुल बेकार थी भाई, आईपीएस मिल चुका था, तो अब कौन पढ़ने का मन करता नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस बार स्ट्रेटजी लगाता हूँ, नॉलेज तो है नहीं। तो तब भी मेरा कट ऑफ किसी तरह क्रॉस हो गया, 115 120 नंबर आ गए होंगे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ऑलवेज हैविंग अ गुड स्ट्रेटजी गिव्स यू एन एज ओवर अदर्स। 99% लोग स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, वो वहां जाते हैं, क्वेश्चन देखा, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो बहुत और ठीक। फिर सोचा कि इसमें 2 ऑप्शंस में से एक मार सकते हैं कि नहीं, मार दिया, अपना पेपर किया, लगा बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं क्वेश्चन, तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगे। दिस इज नॉट राइट वे, ठीक है? यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। हाँ, क्या नाम है यार तुम्हारा लास्ट है? हाँ, ओके रोहित, आर यू ऑन सेम पेज? ओके कूल, ठीक है। अब देखो, तो मैंने बता दिया तुम्हारा कैसे तुम्हें 2 घंटे का टाइम बांटना है, ये बता दिया। एक्चुअली यार हमको मेंस की लग गई है आदत, तो हम तो पीपीटी सुबह बना रहे थे सोते सोते, तो हमने 3 घंटे के हिसाब से बना दिया था, और उसने बताया कि 2 घंटे होते हैं, सो आई नीड टू चेंज इट, ठीक है? तो 2 घंटे का भी समझ गए ना आप? अब ये होता है फर्स्ट गो, सेकंड गो, थर्ड गो, ठीक है? तो हमने तुमको बताया था, तुमको 25 मिनट हमने दिए थे टाइप एक्स के लिए, 30 मिनट दिए थे टाइप वाई के लिए, अगले 30 मिनट दिए थे टाइप जेड के लिए, ठीक है? इसको मैं फर्स्ट गो बोलता हूं। पहला पन्ना खोला पेपर का, पहला क्वेश्चन देखा, आता है कि नहीं आता है, आता है ठीक है, सॉल्व किया, टिक मारा, नहीं आता है, देखा कितने ऑप्शन आते हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार इसमें एक ऑप्शन आता है, बाकी नहीं आता है, उसमें धीरे से जेड लिख दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है? तो ये जब तुम पूरा काम करोगे तो तुम देखोगे तो 25 मिनट तो थोड़े हो पाएगा ये काम, इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हें 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनमें से 40 जो आ रहे हैं वो करने हैं, बाकी में डिसीजन ले लेना है कि मुझे कितने ऑप्शन आते हैं कितने नहीं आते हैं, इतना काम करना है। तो 25 मिनट तो उन 40 को सही करने के हो गए।
30 मिनट में से लगभग 10 + 5 15 मिनट हमने लिए थे क्वेश्चन पढ़ने के और ये डिसाइड करने के कि हमें 2 ऑप्शन आते हैं कि नहीं। इसमें भी 30 मिनट में वही लिया था हमने, 10 + 5 के आसपास, ये डिसाइड करने के लिए कि हमको क्वेश्चन आता है कि नहीं और इसमें से कितने ऑप्शन आते हैं। तो फर्स्ट गो को मैं बोलता हूं 25 + these 30 मिनट्स, लगभग 55 मिनट्स का फर्स्ट गो रखना चाहिए कि इसमें आप वापस नहीं लौटेंगे, पहले क्वेश्चन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको 3 काम कर देने हैं। कैटेगराइजेशन कर लेना है क्वेश्चंस का। कैटेगराइजेशन आप कैसे करेंगे, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ लेने हैं, देख लेना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन मुझे डायरेक्टली आता है, कौन सा नहीं आता है। अगर टाइप एक्स है क्वेश्चन का तो उसको सही टिक मार देना है, बाकी में वाई जेड लिख के छोड़ देना है। 55 मिनट्स है वो पास्ट, यू हैव सॉल्व्ड 40 क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड गो पर आ जाओ। अब तुम्हारे पास टाइप वाई और टाइप जेड में सारे क्वेश्चंस में लिखा रखा हुआ है कि वाई कौन सा है, जेड कौन सा है। तुम्हें यह पता है कि तुम्हें कौन सा ऑप्शन आता है। तुमको सिर्फ क्या करना है कि टाइप वाई में 2 में से कौन सा एक चुना जाए और टाइप जेड में 3 में से कौन सा एक चुना जाए, ये काम करना है। यहां तक पहुंच गए। इसके लिए तुम्हारे पास कितना टाइम अभी बचा हुआ है? 65 मिनट्स, वैसे उसमें 15 + 20 हमने 35 मिनट उसके लिए निकाले थे। तुम चाहो तो रिवीजन थोड़ा और भी कम कर सकते हो, 30 मिनट का रिवीजन कर सकते हो, 15 मिनट का रिवीजन कर लो, 15 मिनट में गोले भर दो। लगभग 30 मिनट्स का तुम्हारे पास टाइम जो है 35 मिनट्स का बचा हुआ है, ठीक है। तो 35 मिनट्स में इसको मैं सेकंड गो बोलता हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकंड गो पेपर का, क्योंकि इसमें तुम सिर्फ एक काम कर रहे हो, आत्मा की आवाज सुनते हुए चले जा रहे हो। यही तो कर रहे हो। 2 में से कौन एक लें, 3 में से कौन सा एक लें, यही तो कर रहे हो ना। अब देखो हमने सब कुछ बहुत ही स्मार्टली ऑर्गेनाइज कर दिया हुआ है। सेकंड गो में तुम्हें सिर्फ इंट्यूशन मोड में रहना है और तुमको ये फील रखनी है कि यस आई एम टेकिंग अ रिस्क, इट्स नॉट 100% फुल प्रूफ डिसीजन, ओके। तो ये 30 मिनट्स अगर उस टाइम भगवान को याद करके सेकंड गो स्टार्ट करो, और अगर बढ़िया चले गए, सो नोबडी कैन स्टॉप योर प्रीलिम्स इवन इफ यू हैड प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 70-80 डेज, ठीक है। थर्ड गो तुमने को बताया था, उसमें गोले भरने हैं और रिवाइज करना है। तो तुम समझ गए टाइम कैसे मैनेज करना है पूरे पेपर का। अभी तक इसमें किसको क्या क्या डाउट है बताएं। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, और ये आ जाता है तो ऐसे ही 15-20 नंबर तुम टेस्ट सीरीज में करके देख लेना। नेचुरली योर 15 to 20 मार्क्स विल इंक्रीज, एंड 20 मार्क्स जानते हो कितना होता है। कट ऑफ अगर 120 होता है तो ऐसे पूछा तो 119 वाले को भी नहीं जाता है, उसकी भी उतनी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन जिसके 100 आ रहे होते हैं उसको तो मान लिया जाता है कि अगले 2 अटेम्प्ट में भी प्री नहीं निकालेंगे। सो 20 मार्क्स इज अ ह्यूज डिफरेंस, एंड जस्ट स्ट्रेटजी कैन मेक यू फेच 20 एक्स्ट्रा मार्क्स। यहां तक हो गया। इन दोनों राउंड्स को मैंने क्लब कर दिया है, और इसके लिए तुम्हें कितना टाइम दिया हुआ है? 35 मिनट्स, इंट्यूशनल वाला खेल। और बाकी जो जो 3 काम करने थे, टाइप एक्स सॉल्व करना, टाइप वाई जेड को आइडेंटिफाई करना, टाइप वाई जेड में कौन से ऑप्शंस तुम्हें आते हैं कौन से नहीं आते हैं ये जानना, ये काम तुम 55 मिनट्स फर्स्ट राउंड में करोगे। और उसमें भी अगर 4-5 क्वेश्चन रह जाते हैं, रिवाइज करना है, तो स्टिल यू फेयर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। 30 मिनट का थर्ड गो बचा हुआ है तुम्हारे पास, जो बड़ा टाइम होता है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। नहीं तो पता है क्या होता है, पहले 10 क्वेश्चन में अगर लग गए 20 मिनट या 25 मिनट, पहले 3 क्वेश्चन में 10 मिनट लगने हैं, कोई नहीं रोक सकता, ठीक। वो तो होता ही है। तुम पहले 3 क्वेश्चन करोगे, हल्के से कठिन आ गए तो तब तुम सोचोगे यार पहला तो छोड़ दिया, फिर देखो दूसरा भी छोड़ दिया, फिर देखो तीसरा भी छोड़ दिया, तो लगेगा भाई क्या है आज दिन नहीं है अपना। अगले प्रीलिम्स का दिमाग में आने लगेगा कि इस बार ये करूंगा, वो वाला वो पहाड़ तोड़ दूंगा। लीव ऑल दैट, बट इफ यू हैव अ मैकेनिकल स्ट्रेटजी इन प्लेस एन एल्गोरिथम विद यू, तो तुम फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना। नहीं आ रहा है, ठीक है, देखना है कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। एक ऑप्शन आ रहा है हमारा जेड, 2 ऑप्शन आ रहा है हमारा वाई, कोई नहीं आ रहा है टाइप 0। स्टिल हमने जो तुमको मेथोडोलॉजी बताई है उसमें तुम्हें 10 क्वेश्चन का लीवे दिया है जिनको तुम पूरा का पूरा छोड़ के आ सकते हो। और इसी स्ट्रेटजी से मैं तुमको अभी बताऊंगा कि हाउ यू विल बी एबल टू अचीव 135+ मार्क्स। अब नेक्स्ट कठिन काम पे आते हैं। ये समझ में आ गया या बाउंस मार गया है?
हाँ हाँ, हो सकती है बुरी। आई एग्री, देर इज ऑलवेज अ चांस। इन 40 क्वेश्चंस अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है उन 50 दिन में, तो 100 में 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कंक्लूसिवली सही हो जाएंगे। हो सकता है उसमें 2-3 गलत हो जाएं, तो उसके लिए हमने एरर ली थी ना कट ऑफ कैलकुलेट करते टाइम। ली थी ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस की, कि जिनमें तुम्हें लगेगा ही कि तुम सही हो फिर भी गलत हो जाएंगे। हमने कट ऑफ तो 120 जा रहा था ना, मैंने तो 15 मार्क्स का एक्स्ट्रा वो दिया हुआ है ना लीवे। तो वो इसीलिए है कि अगर ईश्वर बिल्कुल ही क्रोधित हो तो कैसे, हाउ टू हैंडल इट, राइट। ये 3 चीजें देखो क्या लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन एनालिसिस फर्स्ट गो। फर्स्ट गो में यही तो कर रहे हो, क्वेश्चन आता है नहीं आता है, ऑप्शन आता है नहीं आता है। डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क कैलिब्रेशन सेकंड गो। एक चॉइस लेना कि हाँ भाई मुझे पता है इन दो में हो सकता है 50% चांस है क्वेश्चन गलत हो जाए, 50% चांस है सही हो जाए। तो आई एम टेकिंग अ रिस्क, आई एम कैलिब्रेटिंग दैट रिस्क एंड मेकिंग अ डिसीजन। ये सेकंड गो है। स्कोर ओरिएंटेड अप्रोच तुमको बताया था कि तुम्हारा दिमाग पूरा होना चाहिए कि 135 नंबर तो लाने हैं भाई। ठीक, ये 3 चीजें मेरे हिसाब से प्रीलिम्स में बहुत जरूरी है। पढ़ो इस मॉडल 1 को पहले। हमने क्या बताया था कि सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं। भाई मैंने ये तो नहीं बोला कि तुम टाइप वाई टाइप जेड के पूरे क्वेश्चन कर दो, ऐसा तो मैंने नहीं बोला, कुछ छोड़ोगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएं ये बहुत बड़ा प्रश्न है, महाभारत का यक्ष प्रश्न है ये। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड। तो पहला 2 तरह के पेपर आते हैं यूपीएससी में, सरल और कठिन। मॉडल 1 पे आओ, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो ध्यान से, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो। नंबर ऑफ टाइप जेड और टाइप जीरो कम हो गए हैं। पहले हमने टाइप जेड जो थे वो कितने लिए थे, और इसको तुम अडॉप्ट कर सकते हो अगर ये 45 to 50 हो और ये 30 to 35 हो। ठीक है, अब भाई एग्जैक्ट प्रिसाइज तो फिगर कोई नहीं पहुंचा सकता है। अगर तुम्हें ऐसा दिखे कि यार वैसे तो 35-40 क्वेश्चन ही आने चाहिए थे लेकिन मुझे तो 50 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 2 ऑप्शन वाले 15-20 क्वेश्चन होने चाहिए थे, 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है, मुझे 2 ऑप्शन आ जा रहे हैं, इसका मतलब पेपर या तो मैंने बहुत मेहनत कर ली है, तो दिस एजम्पशन इज वेरी डेंजरस। ठीक है, यह पेपर थोड़ा इजी है गुरु, सबको ऐसा ही लग रहा होगा, थोड़ा पेपर इजी है, इसका मतलब कट ऑफ स्वेल होगा। ठीक है, सो अगर तुम वो XYZ अप्रोच अपनाते हो तो तुम एक स्टैटिस्टिकल डिसीजन ले सकते हो कि पेपर इजी है कि कठिन है। ऐसे जब हम सिर्फ इंट्यूशनल डिसीजन लेते हैं तो कई बार वही हो जाता है जो मैंने बताया, हमें जब कठिन लगा तो पेपर सरल होता है, जब सरल लगा तो कठिन हो जाता है। तो अगर तुम्हें लगे कि टाइप एक्स 50 पहुंच रहा है, टाइप वाई 35 पहुंच रहा है और टाइप जेड और टाइप जीरो मिला के 10-15 में ही खत्म हो जा रहे हैं, इसका मतलब पेपर आसान है। ठीक है, तो तुम तुरंत आ जाओ 85-15 मॉडल पे। 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 15 क्वेश्चंस छोड़ देने हैं। लिखा भी है इजी पेपर, हाई कट ऑफ प्रोबेबिलिटी। डिजायर्ड मार्क्स तुम्हारे कितने थे, 135 प्लस। हाई पेपर का कट ऑफ जो है वो इतना जाता है 117 to 120। जब सरल पेपर होता है तो कट ऑफ 117 to 120 जाता है। ठीक, कठिन होता है तो 105 से 110 जाता है। टाइप जीरो वाले 10 क्वेश्चन तो छोड़ने ही हैं, इसका मतलब 5 क्वेश्चन और छोड़ सकते हो, यही तो बचा गैप। अब देखो स्टैटिस्टिकल अप्रोच का एक और बेनिफिट हो रहा है, तुम्हें एग्जैक्टली पता लग जा रहा है कि कितना तुक्का मारना है।
और कितना नहीं मारना है। 10 क्वेश्चन टाइप 0 वाले जिनमें कोई आइडिया नहीं था, छोड़ने ही हैं। चूंकि हमें 85 अटेम्प्ट करने हैं तो 5 और हम छोड़ सकते हैं। कोई कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक आपको? क्या नाम है आपका? हाँ यतेंद्र, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? इसका मतलब है अब 5 तुम y से छोड़ना चाहोगे या z से? तुम बताओ यतेंद्र, तुम 5 क्वेश्चन y से छोड़ना चाहोगे या z से? क्यों? z वाले कौन से क्वेश्चंस थे जिनमें 3 ऑप्शंस तुम्हें नहीं आते थे, सिर्फ एक ऑप्शन बारे में पता था कि ये सही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली z से छोड़ने का ज्यादा फायदा है। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि x पूरे करने हैं, y पूरे करने हैं। अगर तुमको ये पैटर्न दिखा तो ये काम कर देना है, डरना नहीं है। क्योंकि अगर तुम छोड़ के आए तो तुम वैसे ही बाहर हो जा रहे हो ना, नहीं हो जा रहे हो। ये फिर से एक बार पढ़ो, दिस मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आईआईटी वाईआईटी के लड़के जो आते हैं, आएंगे 2-4 महीने पढ़ते हैं, निकाल लेते हैं पेपर, बिकॉज वी यूजुअली थिंक दैट इट्स ओनली अबाउट नॉलेज, बट द गेम इज इट्स 50% नॉलेज 50% स्ट्रेटजी। ये एक बार फिर से ये चीज देख लो, जिसको ना समझ में आई वो बता दे, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये हो गया फाइन। अब आओ मॉडल 2 पे। हाँ ये देखो, ये तुम्हारे वाले का कि भाई पूरे टाइप वाई कर तो दिए लेकिन वो सही थोड़े होंगे, क्योंकि उनमें तो 50% प्रोबेबिलिटी थी सही होने की और गलत होने की। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 80% है तो तुमने कितने क्वेश्चन किए थे? 85 क्वेश्चन तुमने किए थे, 15 छोड़ दिए थे। 80% एक्यूरेसी है तो तुम जोड़ लो, अपना कर लो, तो तुम्हारे लगभग 125 मार्क्स आएंगे। और अगर तुम्हारी 90% एक्यूरेसी है तो लगभग 145 मार्क्स आएंगे। तो तुम लाई किस रेंज में कर रहे हो? 125 टू 145 की रेंज में। इसका एवरेज 135, ठीक है, 135 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग? मतलब हम चीजों को बहुत ही स्टैटिस्टिकली और प्रिसाइज वे में डील करेंगे। इससे एक और फायदा होता है, पेपर में फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। हमें पता है कि यार मुझे जो करना था मैंने ईमानदारी से किया है, नाउ इट्स गॉड्स ग्रेस। होता है नहीं होता है, इट्स नॉट इन माई हैंड। ऐसे तुम जाओगे बिना स्ट्रेटजी के, थोड़ी देर क्वेश्चन सही लगे, हुए नहीं हुए, फ्रस्ट्रेट हो गए, आए दुखी पड़े हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब। दिस इज नॉट अ वे ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी। अब डीएम एसपी रोने लगे, अरे यार स्वच्छ भारत हो ही नहीं रहा है, बताओ कल ही इनके घर में टॉयलेट बनवाई थी, फिर पटरी बैठे हैं, क्या करें? ऐसे थोड़े होता है, राइट? वी शुड हैव अ क्लियर कट स्ट्रेटजी, राइट? It's an strategic examination. Even when you will read about there was at very large time ago UPSC had a कुछ उन्होंने दिया था कि वो कैसे लोग सीख कर रहे हैं, तो उसमें था कि those who are very strategic in nature make decisions sensitive and dedicated and their integrity is uncompromised। ऐसे 5-6 ट्रेड दिए थे उन्होंने, और ये ट्रेड तुम्हें डायरेक्ट अपने इसमें दिखेंगे पेपर में जो चेक किए जा रहे हैं। मॉडल 2 पे आते हैं। ये समझ में आ गया, जब पेपर आसान था, कट ऑफ ज्यादा जा रहा था, तब क्या करना था, ये मॉडल 1 में है। पहले तो 10 क्वेश्चन में हवा नहीं लग रही थी, ऐसा लगा कि 15 से 20 क्वेश्चन में हवा नहीं लग रही। जैसे इस बार का 2017 का प्रीलिम्स देखो, आदमी देख रहा है यार ये क्या पूछा गया है। उसमें पूछ रहा है कि वो इंडियन नेवल सिंपोजियम 2013 में कहाँ पे हुआ था। आदमी कह रहा है तब तो हम बीटेक सेकेंड ईयर में थे। ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े थे, है ना। लोग परेशान बिल्कुल कि क्या है यार, तो तुम्हें तुरंत एक हिंट आने लगेगी कि पेपर थोड़ा कठिन है। यहीं पर एक दूसरा चीज पॉसिबल है कि तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए तुम्हें कठिन लग रहा है, तो नहीं पढ़ा है तो वैसे भी तुम्हें बाहर ही हो जाना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ा है तब अगर ऐसा लगे कि 15 क्वेश्चन टाइप 0 के हो गए हैं, 3 क्वेश्चन वाले 25-30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं जिनमें 3 ऑप्शंस के बारे में हवा नहीं है, टाइप एक्स 30 to 35 सिर्फ आ रहा है,
उसमें 45-50 भागा जा रहा था। टाइप वाई 25 है। जब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दिखने लगे तो तुरंत तुम्हें समझ में आ जाएगा पेपर कठिन है भाई। समझ रहे हो? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक सिर्फ हम एक परसेप्शन बेस्ड कॉल ले रहे थे कि हाँ यार कठिन लग रहा है। ऐसे हम एक स्टेटिस्टिकली प्रूवन कॉल ले रहे हैं कि यस इट इज टफ बिकॉज द रेशियो इज दिस, एटलीस्ट फॉर यू इट इज टफ और एटलीस्ट फॉर यू दैट वाज इजी। ओके, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखे कट ऑफ कितना जाएगा? 110 प्लस माइनस 2। एरर वाले सब जोड़ लो तो मैंने 120 कट ऑफ के हिसाब से 135 स्कोर बताया था, तो 110 कट ऑफ के अकॉर्डिंग 125 स्कोर इज फाइन। तो कठिन पेपर में जैसे इस बार के प्रीलिम्स में वेरी फ्यू पीपल हैव मेड इट टू 125 130। ठीक है, अब आते हैं इसमें। यहां तक समझ में आ गया? किसी कोई कंफ्यूजन? देखो ये पढ़ डालो। आर यू एबल टू सी इट क्लियरली? ओके, आपका क्या नाम है? स्वप्निल। स्वप्निल, आर वी ऑन द सेम डायमेंशन? इट सीम्स दैट यू आर हैविंग अ वार्प ड्राइव और किसी और डायमेंशन में जा रहे धीरे धीरे। वार्प ड्राइव जानते हो? अरे मार्वल की मूवी नहीं देखते? वार्प ड्राइव इज द फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी which will help you in traveling more than the speed of light. ये समझ गए? कुछ ऐसा कठिन नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि स्ट्रेटजी कितना चीजों को इजी कर देती है। इसको तुम प्रैक्टिस कर लेना, 5-6 पेपर में जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। तुरंत तुम जान जाओगे ये करना है, इसमें नहीं करना है भाई, खत्म बात। अब हम आएंगे कि टाइप वाई टाइप जेड सॉल्व कैसे किए जाए। ये तो है कि कर लो, कैसे तुक्का मारा जाएगा, क्या किया जाएगा? जब जब एक ही ऑप्शन पता है और 3 नहीं पता है तब क्या करेंगे? लेट्स हैंडल इट। हाँ, तुमने जब तुम कभी टेस्ट सीरीज में, अब कभी अच्छा कितने लोगों ने टेस्ट सीरीज दी है अभी तक? 1-2 टेस्ट सॉल्व किए हैं? किसने आज तक कोई टेस्ट नहीं सॉल्व किया? ईमानदारी से बताइए तो मैं उनके हिसाब से अलग बता दूंगा। आप लोगों ने सॉल्व किया है टेस्ट कोई? आपने मैडम? राइट। बाद में दिखता है लगभग 5 से 10 क्वेश्चन में कि तुमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं था। होता है। उसका एक तरीका, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो इसको बोलते हैं टिक रूल। हर वर्ड पे टिक करते चल जाओ जल्दी जल्दी। जैसे उसमें लिखा हुआ है कि द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव समटाइम्स हैव सम पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज इन सिमेट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 4 कंट्रीज लिखी हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फलाने का। तो अब कहीं बीच में कुछ मिस हो गया तो आप क्या, प्रेसिडेंट टिक किया, लेजिस्लेटिव टिक किया, ऐसे टिक 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 तेजी तेजी से पढ़ो, आदत में डाल लो टिक करते हुए पढ़ना, कोई टर्म नहीं छूटेगा तुमसे। बट ये उन लोगों के लिए जिनसे मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। नहीं होती है तो भी पेन ओपन करके क्वेश्चन पढ़ो। हमारा ब्रेन इस चीज को लर्न कर चुका है 18-20 साल मेहनत करने के बाद कि पेन ओपन है तो मैं सीरियसली पढ़ रहा हूँ। तुम करके देखना, तुम पेन ओपन करके पढ़ोगे तो तुम ज्यादा फोकस्ड पढ़ोगे, या अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। ये हैबिट में डाल लो, तुम्हारे 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इससे सही होंगे। और बता दूं आपको, कम से कम 30% से 40% योग्य एस्पायरेंट्स का, एबल एस्पायरेंट्स का 3 से 4 नंबर से ही खेल हो जाता है। तो 4 नंबर तो सिर्फ तुम्हारा पेन ओपन करके पढ़ना बढ़ा सकता है। तुम ये करके देख लेना। यू कैन हैव एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हियर। करेक्ट इनकरेक्ट, ऊपर 4 स्टेटमेंट दे दीजिए, नीचे लिखा है, पहले 5 क्वेश्चन में था फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स, छठे क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और आपने करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड कर दिए। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी तक? आते हैं ना टेस्ट सीरीज में, तो सब रखे जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। ऑल ऑफ द अबव सिंड्रोम,
ऊपर 5 स्टेटमेंट दिए, 4 नीचे। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। अब जो एक तुम्हें थोड़ी रही सही आशा भी थी कि एक ऑप्शन में हम बैठ सकते हैं, अब ऑल ऑफ द अबव दे दिया तो टेंशन में आ गए, या नन ऑफ द अबव दे दिया तो टेंशन में आ गए। देखो ऑल ऑफ द अबव पेपर सेटर जानता है कि तुम इसकी वजह से टेंशन में आओगे। यूजुअली अगर 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और तीसरा फॉल्स है, तुम्हें लग रहा है कि तीसरा ट्रू या फॉल्स में से एक है, तो यूजुअली तीसरा ट्रू होता है, यूजुअली। बट अगेन ये सब नॉन साइंटिफिक फिक्शन है, ये फैक्ट नहीं है। ये सब आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ब्लॉक फिलिंग अलाइनमेंट, ये बहुत लोगों का दर्द मैंने सुना है। क्या हुआ, भरते गए गोला, डी ए ए डी ऐसे चल रहा था, डी भरा इधर, ए नीचे वाली लाइन में चला गया। अब वो तो पिछली लाइन से ही अपना अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं गोले भरने का, तो पता लगा 8 क्वेश्चन में एक एक गोला नीचे भर गया। और जब लाइन चेंज हुई तब पता लगा, अरे देखा, अरे 191 में होना था, ये तो यार 89 90 कहाँ गया। फिर कुछ हो नहीं सकता। तो रूल बना लो कि जब ब्लॉक भरो तो हर 5 ब्लॉक के बाद अलाइनमेंट चेक कर लो, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लें। ये बहुत लोगों के साथ होता है। इनिशियली 10 क्वेश्चन में अगर 6 नहीं आए, 5 नहीं आए, तो वही अगले अटेम्प्ट की इमेजिनरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। वो ना करो, तुरंत पेपर रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि पेपर 4 सेट बनाने होते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेट हो सकता है तो इसमें शुरू में कठिन क्वेश्चन आए हो, टाइप जेड या टाइप 0 आ गए हो। अच्छा, टाइप एक्स वाई जेड 0 को ध्यान में रखने से एक और आसानी होती है, तुम्हारा ब्रेन प्रिपेयर्ड रहता है कि ऐसे 10 क्वेश्चन तो होंगे ही जो तुम्हें नहीं आते होंगे, 15 क्वेश्चन तो होंगे ही जिनमें तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन आता होगा, तो तुम्हारा ब्रेन अपना कंपोजर बनाए रखता है। अब तुम समझ रहे हो कि प्रीलिम्स को जैसे तुम अभी तक देखते थे वैसा नहीं है गेम, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, और बहुत इजी है। मतलब अगर तुम सही पर्सपेक्टिव से जाओ तो इट्स अ वेरी इजी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स इज क्वाइट इजी। ये हो गया। ये देखें, देखो वो जो 2 ऑप्शंस जो तुम्हें नहीं पता थे उनको तुम एक बार रीड करो, ये तो करोगे ही। फिर उन ऑप्शंस को, जो 2 ऑप्शंस पता हैं, उनके साथ कंट्रास्ट कराओ, तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार या तो इसमें कुछ कंसेप्चुअली रॉन्ग है किसी एक ऑप्शन में, या तुम्हें सही फीलिंग नहीं आएगी। तुम्हें लगेगा यार अगर ये 2 ऑप्शन सही हैं तो ये तीसरे चौथे में से कोई एक है जो उतना सटीक नहीं बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फीलिंग बहुत सही होगी वो कई बार गलत भी होगी, बट एटलीस्ट यही मेथड है करने का, ठीक है। स्टेटमेंट्स को बहुत केयरफुली पढ़ो। केयरफुली कैसे पढ़ा जाता है बताता हूँ। 2016 वाले प्री में, अच्छा, जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, तो उसका बेनिफिट मिलता है, इसीलिए लोग बार बार सिलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया, ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 इज। अब यार ये कौन पढ़ेगा, मतलब ये सब अजीब से साइंस कौन पढ़ता है। ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 इज, पहला ऑप्शन, a rover which is being sent to some other place. Second, a chemical which may do this. Third, an electric plane. And fourth was solar technology, ये सब ऐसा था, ठीक है।
अब लोग उसमें बैठे परेशान, और ऐसे लिखा था ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 ब्रैकेट में GL10 ऑफ नासा इज। अब लोग, यार अब यार नासा के एक एक जहाज का नाम कौन याद रखेगा भाई, ये थोड़े इतना कोई पढ़ता है क्या, कहीं कोई करंट टरेंट कहीं नहीं लिखा हुआ था उस साल के। मैंने एक चीज सोची यार, उसमें जब मुझे कोई तरीका नहीं मिला तुक्का मारने का, तो इसमें लाइटनिंग लिखा है, बिजली गिर रही है, तो इलेक्ट्रिक प्लेन होने के चांस ज्यादा सही है, मैंने मार दिया, वो इलेक्ट्रिक प्लेन था। ऐसे ही एक आया था कि खराई कैमल क्या होता है, उसके बारे में जाने क्या क्या लिखा था। अब ऊंट में भी कोई खराई ऊंट क्यों पढ़ेगा यार। लेकिन मुझे समझ में आया कि उसमें एक जगह लिखा भी था सैलिनिटी वाला ऑप्शन, सीधे सीधे दिख रहा है यार, खारा से उसका नाम खराई पड़ा होगा। इट्स ए सिंपल कॉमन सेंस। फिर मुझे समझ में आया कि कुछ तो उस ऊंट में डिफरेंट होगा, तभी तो उसका अलग नाम रखा गया है। तो एक ऐसा ऑप्शन था जो नॉर्मल ऊंट की प्रॉपर्टी से नहीं मैच कर रहा था। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डिसीजन मेकिंग एंड आई एम टेकिंग रिस्क ऑल्सो। मैंने तुम्हें दो चीज बताई ना, डिसीजन मेकिंग और रिस्क। तो ये आधे घंटे इसी एडवेंचर में बिताने हैं तुमको, समझ रहे। और ये काम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए वो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और 70-75 नंबर लेके आते हैं। इट इज पैथेटिक, इट्स सिंपली पैथेटिक। समझ रहे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। और ये आर्ट बहुत सटल्टी के साथ लर्न की जाती है। ये जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे पेपर, और बहुत ध्यान से लगाएंगे। अभी तुम कैसे टेस्ट सीरीज लगाते हो, आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा आता है मार दिया। तुम क्वेश्चन में अपना सिर नहीं बढ़ाते हो, नहीं आता है तब भी तुम उसको करने का ट्राई नहीं करते हो, तुम सिंपली गिव अप कर देते हो। ऐसा नहीं है, ये गेम ही नहीं है। गेम यही है कि तुम्हें नहीं आता होगा तब भी तुम्हें मैनेज करना है, सम हाउ यू हैव टू हैंडल इट। ठीक है, जब तुम ये दो काम कर लोगे और उस तरह की चीजें कर लोगे जैसे मैंने तुम्हें बताई, कोई टर्म देख लिया, केयरफुल स्टेटमेंट पढ़ा, फिर तुम एलिमिनेशन का मेथड यूज कर लो। कई बार तो ऐसे ही हो जाता है, तुम्हें पता है ये एक ऑप्शन रॉन्ग है और नीचे दिया हुआ है 2 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, और तुम्हें पता है कि जो वाला ऑप्शन गलत है वो 3 ऑप्शंस में आ रहा है, तो जो चौथा बच रहा है वो बचेगा, सेम होगा। ठीक है, अभी इस तरह क्वेश्चन मैंने कुछ बनाए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन 15-20, अभी हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे, तो हम रियल टाइम में ट्राई करेंगे तुक्का मारने का। ठीक है, तुक्के का मतलब वो नहीं है जो सड़क छाप लोग समझते हैं कि वो तुक्का। हियर तुक्का मीन्स हैविंग अ वेरी इंट्यूटिव, very calibrated decision making and trying to extrapolate your knowledge to find an answer। यही तो होता है ना रियलिटी में। आगे वो तो तुक्का, वैसे कान गरम की बोला, इसको सी माने डी माने, जो कान ज्यादा गरम हो मार दिया। दैट्स बुलशिट, दैट्स सिंपली बुलशिट। या लोग क्या करते हैं, बहुत देर से ए ऑप्शन आ रहा है यार, इस वाले में ए और बी में एक होना चाहिए यार, ऐसा थोड़े होगा कि पूरा आंसर शीट में ए ही हो बी मार दो ये सब नहीं, ये सब 12th तक CPMT और JEE में होता है, ये सब अब इनमें नहीं होता है। ठीक है, टाइप वाई समझ गए। अब आओ टाइप जेड। टाइप जेड को पहली बार तो तुम्हें ज्यादा टाइम देना है। टाइप वाई में तुमने क्वेश्चन पढ़ा, वो वाली एनालिसिस की कॉल ले ली। टाइप जेड में पहले तुम क्वेश्चन करोगे, वो वाली सब एनालिसिस करोगे, कॉल लोगे, फिर वहीं रुक जाओगे, फिर से यही काम करोगे, दो बार करोगे, क्योंकि टाइप जेड में गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा तुम देख रहे हो, बिल्कुल हम रोबोट की तरह पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये टाइप जेड है इसलिए मुझे इसमें 2 बार एनालिसिस करनी है, लेकिन इससे चीजें कितनी आसान हो गई, तुम्हें एग्जैक्टली पता है तुम्हें करना क्या है, खत्म बात। ठीक है, अब तुम्हारा दिमाग होना चाहिए कि मुझे 3 ऑप्शंस की हवा नहीं है, तो इनमें से एक और मैं हटा लूं, एटलीस्ट टाइप जेड को टाइप वाई में ले आऊं। सबसे पहला प्रयास तुम्हारा ये होना चाहिए। अगर तुम पहले प्रयास में सोचोगे कि हम सही आंसर जान जाएं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नहीं पता लगेगा। तुम पूरा दिमाग लगा रहे हो कि बस एक ऑप्शन और हटा लूं, बस किसी तरह से इसको मैं टाइप वाई में कन्वर्ट कर दूं। ये पहला स्टेप समझ गए। ये देखो, कोई ऑप्शन थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, ऐसा लगेगा यार कोई आदमी, यार अब जैसे मान लो ये दिया हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर फीचर है, मान लो वो कहां से लिया गया है। ठीक है,
अब एक ऑप्शन दिया हो ऑस्ट्रेलिया, एक ऑप्शन दिया हो साउथ अफ्रीका, एक दिया हो कनाडा, एक दे दिया जाए तुमको यूनाइटेड किंगडम, तो तुम एक बात यहां समझ रहे हो कि भारत के संविधान का 90%, 90% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। जब वो ऐसी कंट्रीज लिख रहा था जिनसे बहुत छोटी छोटी चीजें ली गई हैं, तो एकदम से ये मैसिवली यूनाइटेड किंगडम, ऐसा होता यूके यूएसए इस तरह के ऑप्शंस होते, समझ में आता है भाई इनसे ज्यादा पार्ट लिए हैं, तो तुमको यूके थोड़ा सा ऑड लगेगा वहां पर, समझ रहे। अब अगेन इन सब चीजों के पीछे कोई रेशनल बेसिस नहीं है 100%, लेकिन मैंने तुम्हें स्टेटिस्टिकली प्रूव किया कि तुम ये इतना ऐसा भी नहीं कि तुम क्वेश्चन छोड़ दो, भाई तुम्हें 40 ही क्वेश्चन तो आते थे और नंबर 135 लाने हैं, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। वियर्डनेस देखो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो पता है ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर्स रहे थे, तो जो ऑस्ट्रेलिया से हम जो चीज ले भी रहे होंगे वो बहुत हद तक ब्रिटिश सिस्टम के साथ सिंक में होगी, ठीक है। साउथ अफ्रीका बाद में आजाद हुआ, ब्लैक वाइट वहां पर सिनेरियो था, जहां पर भी कंट्री बहुत बड़ी होती है वहां पर फेडरलिज्म ज्यादा होता है, तो तुम देख सकते हो कि जिस ट्रेट के बारे में पूछा जा रहा है क्या वो फेडरल नेचर का है क्या, ये सब समझ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के एनालिसिस जिसे बोलते हैं, ये सब करके देखनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सोचना चाहिए कि एग्जामिनर भी इंसान है, वो मान लो उसका आसान आंसर होता कनाडा, ठीक है मान लो होता, तो तुम सोचो यार, मान लो कोई और क्वेश्चन आया, मान लो आया कि ये वाली चिड़िया कहाँ पाई जाती है, अब मान लो एक ऑप्शन दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिया हुआ है केरल, तीसरा दिया हुआ है राजस्थान, चौथा दिया है मणिपुर, तो ऑब्वियसली तुम्हें दूर समझ में आ रहा है कि अरुणाचल मणिपुर में एक होगा, बाकी दो तो इसने ऑप्शन क्रिएट करने के लिए लिखे हैं। फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा यार हो सकता है एग्जामिनर ये बात समझ रहा हो कि तुम यही सोचोगे, है ना, तो ये सरलॉक प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब देखो यार, मतलब नो बडी ट्राई टू वर्क इन टू दिस, बट 30 to 40 क्वेश्चंस नीड दिस सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, और यही काम जो लोग नहीं करते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि तुम बिल्कुल पढ़ना लिखना बंद कर दो, दिन भर बस सरलॉक बने रहो कि मुझे पढ़ाई से लेना देना नहीं, मैं तो सीधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दूंगा। नो नो, नहीं तो फिर वो तुम्हारा जो टाइप एक्स है ना वो 5 क्वेश्चन का बचेगा, से तो 5 आते होंगे बाकी वाई जेड में तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। लास्ट, कैलिब्रेटेड रिस्क लेनी है। कई बार होगा कि 3 में से 1 अलग कर दिया, 2 में तुम्हें नहीं पता होगा, तुम बहुत दिमाग लगाओगे नहीं पता होगा, तो मॉडल 1 में है तो 5-6 तुम छोड़ सकते हो, मॉडल 1 में है तो कम छोड़ सकते हो, मॉडल 2 में ज्यादा छोड़ सकते हो, उन्होंने तुम्हें बताया ही था, उस हिसाब से फिर रिस्क ले लो। ये है टाइप वाई और टाइप जेड का तरीका।